आइए चलिएगा। वो क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का रिवीजन पे जरा देख लेते हैं, 5-7 मिनट इसको जरा देख लेते हैं, उसके बाद जो है कि आपको बात करते हैं, है ना। आगे चलेगा। बताइएगा। पहला है कि बुद्ध का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में। जबकि मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु कहाँ हुआ था। कुंडग्राम। कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ से आ गया। कुशीनगर में न हुआ था, है ना। मल की ये राजधानी वैशाली है। कुंडग्राम तो जो है कि आपको कहाँ से कहाँ उठा के पटक देते हैं के बारे में। चलिएगा। कुशीनगर। कुशीनगर में हुआ था। मल्लों की राजधानी कुशीनगर में जो है किसकी जो है कि इनकी मृत्यु हुई थी। देवरिया उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई थी। पिता का क्या नाम था। बुद्ध का पिता का नाम सुशोधन। शुद्धोधन जो है कि आपको नाम था। बिल्कुल सही है। माता का नाम क्या था। माता का नाम माया देवी, हाँ, महामाया देवी या माया देवी, जो भी बोलना है सही है। दोनों कौन से वंश थी माता इनकी कौन सी वंश की थी। कोलिय वंश की थी। कोलिय वंश की जो है कि आपको थी। सौतेली माँ की बात करेंगे कौन। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो है कि आपको थी। चलिएगा। पत्नी का नाम क्या था। पत्नी का नाम यशोधरा। यशोधरा। कितने वर्ष की आयु में शादी हुआ था। कितने वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में जो है कि आपको शादी हुआ था। एक पुत्र जन्म लिया था। पुत्र का क्या नाम था। राहुल जो है कि आपको जन्म लिया था। गृह त्याग की बात करेंगे। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। 29 साल में। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। गृह त्याग को क्या कहा गया। महाविनिष्क्रमण जो है कि आपको कहा गया। बिल्कुल सही है। महाविनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम गुरु कौन मिले। प्रथम गुरु इनको राजगीर में, सॉरी राजगीर में बोल रहे, वैशाली में जो है कि अलार कलाम मिले। और राजगीर की बात करेंगे, राजगीर में कौन मिले। रुद्र का राम पुत्र जो है कि आपको रुद्र का राम पुत्र जो है कि आपको मिले थे। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है। ज्ञान की प्राप्ति गया में, बोध गया में। बोध गया में होता है। कितना साल की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 साल के बाद होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे कौन सा नदी के किनारे। रंजना नदी के किनारे होता है। बिल्कुल सही है। रंजना नदी के किनारे होता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को जो है कि आपको जाना जाता है। प्रिय शिष्य की बात करेंगे। प्रिय शिष्य कौन कौन। आनंद और देवदत्त जो है कि आपको रहते हैं। प्रथम उपदेश की बात करेंगे। 5 अपने मित्रों को दिए। कहाँ दिए थे। सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिए थे। जन्म जो है कि आपको क्या कहलाया। जन्म प्रतीक चिन्ह में कमल या सांड जो है कि आपको कहलाया। बिल्कुल सही है। लेकिन जब पेट में थे, माँ के गर्भ में थे, तब क्या कहलाया। हाथी कहलाया। सही है, हाथी कहलाया। गृह त्याग क्या कहलाया। गृह त्याग घोड़ा जो है कि आपको कह रहा है। ज्ञान क्या, ज्ञान की प्राप्ति क्या होगा। प्रतीक चिन्ह ज्ञान की प्राप्ति में क्या। पीपल का वृक्ष जो है कि आपको होगा। ठीक ना, पीपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीपल हो जाएगा। यौवना अवस्था क्या कहलाया। यौवना अवस्था सांड कहलाया। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न समृद्धि की बात करेंगे। समृद्धि क्या कहलाया। शेर जो है कि आपको कहलाया है। और प्रथम जो है कि आपको धर्म चक्र जो है कि क्या कहलाया। उपदेश, पहला उपदेश। पहला जो है कि उद्देश्य जो है कि आपको था। प्रवचन जो था वो चक्र जो है कि आपको कहलाया। निर्माण क्या कहलाया। निर्माण महापरिणाम, मृत्यु। पद चिन्ह कहलाया। निर्माण क्या कहलाया। पद चिन्ह जो है कि आपको कहलाया। और मृत्यु की निर्माण का मतलब होता है मर जाना, है ना, मर जाना निर्माण। ठीक ना। और मृत्यु के बाद जो है कि महापरिनिर्माण जो है कि आपको होता है। वो जो है कि क्या कहलाता है। महापरिनिर्माण स्तूप जो है कि आपको प्रतीक चिन्ह जो है कि आपको कहलाएगा। घोड़ा का नाम क्या था। प्राप्ति होता है ना। अच्छा, निर्माण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। या मृत्यु का मतलब होता है मर जाना, है ना। ठीक। हाँ, निर्माण का मतलब होता है क्या, ज्ञान की प्राप्ति। है महापरिनिर्माण का मतलब होता है मृत्यु होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला शेर किसका बताएं। शेर समृद्धि का जो है कि आपको बताएं। अगला प्रश्न बताइएगा। घोड़ा का नाम क्या था। घोड़ा का नाम कंथक जो है कि आपको घोड़ा का नाम था। बौद्ध धर्म क्या कहलाए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक ना। तो वो तो जो है कि आपको थोड़ी ना कहलाएगा। गलत हो गया। बुद्ध सम और धम। बुद्ध जो है कि आपको धम और संघ जो है कि आपको हो जाएगा। त्रिरत्न जो है कि आपको हो जाएगा। त्रिपिटक बोलेंगे तब जो है कि आप जो बोल रहे थे वो होगा। क्या होगा त्रिपिटक।
विनय पिटक सुत विनय पिटक पिटक, सुत पिटक और अधिदम्भ पिटक जो है कि आपको होगा। अगला प्रश्न है कि किसके आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला? ये आनंद अंतिम सुभद्र आनंद सुभद्र के का आनंद के कहने पर जो है कि आपको प्रवेश मिला। पहली महिला जो प्रवेश की इस धर्म में कौन? उसकी मौसी मौसी थी गौतमी 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 प्रजापति जो है कि आपको प्रजापति गौतमी जो है कि आपको हो जाएगी। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में श्रावस्ती में, सॉरी श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम सारनाथ में सारनाथ में। अंतिम उपदेश किसको दिए थे? अपने पांच सुभद्र सुभद्र को को तो सबसे पहला है। अंतिम जो है कि सुभद्र को मिला है। किसको मिला? सुभद्र को मिला अंतिम। ठीक ना, ये भी जो है कि आपको शिष्य था। चलिएगा आगे चलते हैं। 4 गो आर्य सत्य क्या होने वाला है? 4 गो आर्य सत्य। दुख समुदाय, दुख कारण दुख मार्ग, हाँ, दुख समुदाय, दुख निरोध। दुख जो है कि आपको निरोध मार्ग है ना। चलिएगा। और अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से? बौद्ध से है। बौद्ध धर्म से जो है कि आपको होगा। अगला प्रश्न, पहला बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? किसके शासनकाल में? आजाद शास्त्री के अध्यक्ष हुआ था के शासन काल, आजाद शत्रु के साथ। जब अध्यक्ष थे और अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अजात शत्रु किस वंश का था? आर्यक वंश। इसका ईस्वी नहीं याद करना है, हम आपको कल ही बताया। कल ही भर का काम था ईस्वी का, उसके बाद कईयों नहीं सुना है। ईस्वी नहीं पूछता। आगे चलते हैं, विवादित है इसलिए नहीं पूछता। अगला है कि द्वितीयक जो है कि कहाँ हुआ? किसकी अध्यक्षता में? और जो है कि कौन इसका जो है कि शासनकाल के टाइम में अब हो गया शिशुनाग किया था? और कालाशोक के शासन काल में हुआ था। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश का था। तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया है? मोगलीपुत्र जो है कि आपको तीस के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। ठीक ना। और जो है कि आपको किसके अध्यक्षता में, किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में। अशोक किस धर्म से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। चौथा जो है कि बौद्ध संगीत की बात करेंगे। कुंडल वन कश्मीर में हुआ। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे कौन? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किस वंश का संबंधित था? कनिष्क। कुषाण। कैमा नंबर का बौद्ध संगीत में लघु विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का? दूसरा में लघु विभाजन जो है कि आपको हो गया। बिल्कुल सही है। दूसरा में लघु विभाजन में 2 भागों में टूटा। कौन कौन? अस्थाम्बीर और महासंगिका के रूप में टूटा है। चौथा में क्या हुआ है? चौथा में हाँ, हीनयान और महायान में टूटा है। पूर्ण विभाजन जो है कि आपको हो गया चौथा में। ठीक ना, पूर्ण विभाजन हो गया चौथा में। आगे चलते हैं। पहला में जो है कि आपको 2 गो पिटक की रचना किया गया। कौन कौन पिटक का? सुत पिटक और विनय पिटक की रचना जो है कि पहला वाला में किया गया। विनय पिटक का रचना कौन किया है? सुत पिटक का कौन किया है? आनंद। आनंद के द्वारा। आदिदम्भ पिटक की रचना तीसरा में कौन किया? मोगलीपुत्र मोगलीपुत्र तीस जो है कि आपको किया गया। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइएगा। परिवर्तनवादी कौन थे? हीनयान की महायान? महायान परिवर्तनवादी थे। देवता का अवतार के रूप में मानता था हीनयान या महायान? महायान मानते थे। रूप में नहीं, कौन? हीनयान मांगता था। श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड। हीनयान। महायान किसका शाखा था? हीनयान का शाखा था। उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत इत्यादि किसका शाखा था? महायान का शाखा था। गृहस्थ जीवन बिताने पर बल दिया हीनयान या महायान? महायान जो है कि आपको दिया है। सही है, महायान जो है कि आपको दिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि संघ के नियमों का वर्णन या संग्रह किस पिटक में है? सुत पिटक में। सुत पिटक में होगा। कौन सा सुत पिटक? गलत हो गया। इसका आंसर विनय पिटक होगा। क्या होगा? विनय पिटक होगा। लेकिन बुद्ध का उपदेश का संग्रह किसमें होगा? तब जो है कि आपको क्या होगा? सुत पिटक में होगा। लेकिन बुद्ध का दार्शनिक विचारों का वर्णन किसमें होगा? अधिदम्भ पिटक में जो है कि आपको होगा। बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी कहाँ से मिलेगी? जातक कथाओं से जो है कि आपको मिलेगी। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन? मिलिंद पन्हो के लेखक नागसेन। बुद्ध चरित्र बुद्धों का रामायण के लेखक कौन है?
अश्वघोष। सौरदानंद के लेखक कौन है? सौंदर्यानंद के। अश्वघोष के द्वारा जो है कि आपको लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन? एडविन अर्नाल्ड के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। बिल्कुल सही है। चैत्य का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब पूजा स्थल होता है या घर होता है। स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप का मतलब बनाने को जो बनाते हैं ना मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो है कि बौद्ध धर्म और उनके जो है कि अनुयायियों का लाया गया अवशेष ही क्या कहलाता है? स्तूप जो है कि आपको कहलाता है ना, मरने के बाद। आगे चलते हैं, मठ या विहार की बात करेंगे। मठ या विहार क्या होता है? स्थल जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न बताइएगा, गंधार कला शैली की बात करेंगे, किस शाखा से संबंधित था? हीनयान या महायान? महायान शाखा से संबंधित था। मूर्ति बनाने की कला जो है कि गंधार कला शैली। लेकिन प्रथम मूर्ति किसमें बना था? मथुरा कला शैली में प्रथम मूर्ति जो है कि आपको बनाया गया था। बिल्कुल सही है, प्रथम मूर्ति बनाया गया था। आगे चलते हैं, अगला हो गया, ये तो आपको पूरा पूरा खत्म हो गया है ना। सुनिएगा एक और लास्ट। बिंबिसार प्रसिद्ध जो है कि किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। जो है कि आपको रहता है बौद्ध। आपका पूरा पूरा हम आपका रिवीजन के तौर पे समाप्त कर चुके हैं। जैन आपका चल रहा है, जैन में आगे बात करना है, बात करेंगे जैन, कल रिवीजन के तौर पे करेंगे जैन को, ठीक है। आइए जैन की शुरुआत करें। जैन धर्म की, हाँ, श्वेतांबर दिगंबर से जो है कि आपको शुरू करना था। यहीं से जो है कि आपको बातों को रखना शुरू करते हैं, है ना। करते हैं शुरुआत, ठीक है, करते हैं। क्या बोले? सभा संगीत इसका दुओ न हुआ था। हाँ, सभा संगीत तो करवा ही दिए थे कल। पहला हुआ आपको पाटलिपुत्र, दूसरा कहाँ हुआ? बल्लभी गुजरात में, है ना। बल्लभी गुजरात में हुआ था। चलेगा, हम आपको बता रहे थे कि जब जो है कि आपको 11 अनुदायी था, उसमें से सब जो है कि महावीर के मृत्यु के बाद जो है कि एक अनुदायी आगे चलकर भी जो है कि जीवित रहता है। इसका जो है कि नाम क्या रहता है? आर्य सुधर्मा जो है कि आपको रहता है। बिल्कुल सही है। और इसके समय उसके बाद जो है कि आपको जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त के समय जो है कि आपको किसका विभाजन हो जाएगा? चंद्रगुप्त के समय जैन धर्म का जो है कि आपको विभाजन हो जाएगा। चंद्रगुप्त के समय जैन धर्म 2 भागों में टूटेगा। वह 2 भाग कौन सा होगा? श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में जो है कि आपको टूटेगा। 2 भागों में टूटेगा। एक का नाम होगा दिगंबर, दूसरा का नाम होगा श्वेतांबर। सुनिएगा, श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला जो व्यक्ति था, उसे हम लोग श्वेतांबर कहें। दिगंबर का मतलब होता है जो आपको कोई वस्त्र धारण न करता है, जो नंगा घूमता है, उसे हम लोग दिगंबर कहें। ठीक है, समझ में आ गया। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला, जबकि दिगंबर का मतलब होता है कोई भी वस्त्र को धारण न करने वाला। ठीक ना। श्वेतांबर का नेता जो इसका लीड कर रहा था वो था स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। और जो दिगंबर के जो है कि आपको नेता थे, जो इसके लीड कर रहे थे, वो कौन थे? भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु जो है कि आपको थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिएगा आगे आते हैं। पूछेगा श्वेतांबर का लीड करता, श्वेतांबर का संस्थापक कौन था जो इसको लीड कर रहा था? श्वेतांबर को स्थूलभद्र। जो दिगंबर को जो है कि लीड कर रहा था, संस्थापक कौन था? भद्रबाहु था। दिगंबर कैसा वस्त्र रखता था? कोई वस्त्र नहीं रखता था। श्वेतांबर कैसा वस्त्र रखता था अपने ऊपर? सफेद वस्त्र जो है कि आपको रखता था। सफेद वस्त्र जो है कि आपको रखता था। आइए श्वेतांबर दिगंबर पे चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है कि आपको विभाजित होता है। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र होते हैं। ये जो है क्या होगा ये विभाजन? अच्छा, जैन संगीत ने मृत्यु के बाद, मृत्यु देख लीजिए, मृत्यु में विवादित सवाल है। मृत्यु कब हुआ तो बताइए, आप बताइए। 483 में हुआ है कि 468 ईस्वी में हुआ है? पावापुरी में 68। तब कल ही का पढ़ाया आज गोल, तो कैसे काम चलेगा? दिवाली के दिन में हुआ ऐसा। हाँ, दीपावली के दिन, है ना। पावापुरी में जो है कि 72 साल की आयु में। तो 468 के बाद जो है कि आपको विभाजन हुआ है, मृत्यु। अच्छा, वो जो बता दी 483 बता दी, किसका बता दी? गौतम बुद्ध का बता दिया आप लोग, ठीक है। हाँ, बुद्ध का बता दी। हम आपसे जैन का पूछे थे, ठीक ना। आगे चलते हैं। श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर वाला व्यक्ति जो है कि श्वेत वस्त्र को धारण करता था।
और इसमें जो है कि बोला गया, श्वेतंबर बोला गया कि स्त्री के लिए मोक्ष जो है कि आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा? श्वेतंबर जो है कि आपको बोला कि स्त्री को भी मोक्ष जो है कि आपको मिल सकता है। जैन धर्म को जो है कि अगर लाता है तो स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है। वही दिगंबर की बात करेंगे। दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे, जो पूर्णतः क्या था, पूर्णतः नगण्य जो है या नंगा रहता था पूरा तरीका से ये सब, ठीक ना। ये क्या बोला, स्त्री को अगर इसमें जो है कि शामिल करते थे, मोक्ष जो है कि स्त्री को क्या नहीं है, मोक्ष संभव नहीं होने वाला स्त्री को। श्वेतंबर का मानना था कि स्त्री को मोक्ष संभव हो जाएगा, लेकिन दिगंबर का क्या मानना था? इसका मानना था कि स्त्री का जो है कि मोक्ष संभव यहाँ पर नहीं होगा। किसका मानना था? दिगंबर का मानना था। आगे चलते हैं। श्वेतंबर का मानना था कि आपको मूर्ति पूजा, भगवान महावीर की, स्वामी की मूर्ति की पूजा की जानी चाहिए। वही दिगंबर का मानना था कि जो है कि आपको क्या होना चाहिए, दिगंबर के अनुसार जो है कि पुरुष भगवान नहीं होता, इसलिए मूर्ति पूजा ये नहीं माना। लेकिन श्वेतंबर क्या माना? श्वेतंबर जो है कि मूर्ति पूजा जो है कि आपको माना, ठीक ना। लेकिन दिगंबर क्या माना? दिगंबर बोला कि पुरुष है, पुरुष कोई भगवान नहीं होता, भगवान का कोई मूर्ति पूजा नहीं हो सकता, मतलब कि पुरुष का कोई मूर्ति पूजा नहीं हो सकता। तो यहाँ से 3 सवाल निकालेगा। पहला सवाल ये निकालेगा कि दिगंबर का नेता कौन था? दिगंबर का नेता भद्रबाहु थे। श्वेतंबर का नेता कौन था? भद्र। स्थूलभद्र। दूसरा सवाल निकालेगा कि आपको किसके अनुसार स्त्रियों का मोक्ष संभव था, दिगंबर या श्वेतंबर? श्वेतांबर के हिसाब से जो है कि आपको था, श्वेतांबर के हिसाब से मोक्ष संभव था, दिगंबर के हिसाब से मोक्ष संभव नहीं था। किसके अनुसार जो है कि आपको भगवान जो है कि आपको महावीर को मूर्ति पूजा का जो है कि व्यवस्था करने की बात कही गई थी कि मूर्ति पूजा किया जा सकता है, श्वेतंबर के द्वारा। लेकिन दिगंबर के द्वारा भगवान नहीं माना गया। किसको? महावीर को नहीं माना गया, ठीक है। ये सब जो है कि आपको कुछ जो है कि अलग जो है कि चीज श्वेतंबर और दिगंबर में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्या होता है। जैन तीर्थंकर और इसके प्रतीक चिन्ह जो हमने आपको कल ही क्लास में हमने आपको करवा दिया है। कल करवाए थे ना आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 21वां, 22वां और 23वां, 24वां आएगो था, 19वां नंबर का जो मल्लीनाथ था, याद आ रहा है? चलिए तो यहाँ पर एक बार और कर लेते हैं। पहला का ऋषभ देव है, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? साढ़ या बैल जो है कि आपको था। दूसरा है अजित नाथ, अजित नाथ का क्या रहता है? हाथी। तीसरा संभवनाथ, संभवनाथ का क्या होता है? घोड़ा। चौथा नंबर का छोड़ दिया, चौथा अभिनंदन, अभिनंदन का क्या होता है? बंदर। अभिनंदन का बंदर होता है। आगे चलते हैं, अगला जो है कि देखिएगा, अगला जो है कि आपको है ना, इसमें लिखा है सातवां। सातवां जो है कि आपको सभा सर्प जो है कि आपको है, इसका नहीं पूछता है, स्वास्तिक इसका चिन्ह है। सातवां, उसके बाद 16वां जो है कि आपको शांति, शांति का हिरण होता है। उसके बाद जो है कि 21वां से दिया है, 21वां से नेमिनाथ, नेमिनाथ का क्या होता है? नीलकमल। नीलकमल। 22वां अरष्टिनेमि, अरष्टिनेमि का क्या है? शंख। शंख। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। और 24वां महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का क्या है? सिंह। एक और आपको लिखा थे 19वां नंबर का, कौन था? कलश था। कलश उसका था। मलिना क्या था? कलश था। कलश जो है कि आपको रहता है। हाँ ठीक है, कलश है। आगे चलते हैं। बोलिए, क्या कुछ बोल रहे हैं? 2200 का लिस्ट देखना है तो बोलिएगा तो वो भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बंद कर दूं? दे दीजिए सर। कोई काम का चीज नहीं है, लेकिन 2200 का लेने के लिए है ना, पूछवे नहीं करेगा तो उसे लेके क्या कीजिएगा, इसे भेज देंगे क्लास के बाद, ठीक ना। जब चाहिए जिनको देखना होगा उनको, उनके लिए हम भेज देंगे। लीजिए भेज ही देते हैं, पढ़िए। 2200 का लिस्ट देखेंगे, है ना। 2200 का लिस्ट देखेंगे, देखिए 2200 का लिस्ट। लीजिए 2200 का लिस्ट देखिए, चला गया ग्रुप में, देखते रहिए आराम से। गया, चलिएगा आगे आता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 2200 का लिस्ट चला गया, देखिएगा। खतरनाक। हाँ, सब जो है कि व्यवस्था पूरा है ना, व्यवस्था में कमी नहीं है, ठीक ना। आगे चलते हैं। जैन साहित्य की रचना की बात करेंगे। जैन साहित्य की रचना जो है कि किस भाषा में किया गया? अर्धमगही जो है कि आपको भाषा में जो है कि आपको किया गया था। इसमें जो है कि आपको क्या बताया गया? इसमें जो है कि जैन साहित्य में जो है कि आपको 12 अंग बताए गए। अंग की संख्या कितनी थी? 12। अंग की संख्या जो है कि आपको 12 थी। कितनी थी?
अंग की संख्या जो है कि आपको 12 थी, जो जैन सिद्धांतों को जो है कि आपको रखता था। दूसरा है अंग को पढ़ने के लिए उपांग की रचना किया गया। उपांगों की संख्या कितनी थी? 12। ये जो है कि आपको इसकी भी संख्या जो है कि आपको 12 थी। अंग का विस्तार में जानने के लिए उपांग को जो है कि बनाया गया, इसकी भी संख्या 12 थी। उसके बाद प्रकीर्ण आया। प्रकीर्ण की संख्या कितनी थी जैन साहित्य में? 10। 10 को जो है कि इसमें जो है कि प्रकीर्ण के आगे लिखिएगा ग्रंथ का विश्लेषण करने के लिए, ग्रंथ के विश्लेषण के लिए, ग्रंथ के विश्लेषण के लिए, विश्लेषण के लिए जो है कि किसका रचना किया गया? प्रकीर्ण की रचना किया गया। कितना है इसका संख्या प्रकीर्ण का? 10 है। और उसके बाद जो है कि आपको 6 सूत्र की बात करेंगे। सूत्र की जो है कि संख्या कितनी बनाई गई? ये 6 को जो है कि आपको 6 संख्या बनाई गई। और मूल जो है कि सूत्र की बात करेंगे, इसकी संख्या कितनी बताई गई? मूल 4। सूत्र की संख्या 4 जो है कि आपको बनाई गई। इसमें जो है कि भिक्षुओं का, इस दोनों में जो है कि आपको किसका? भिक्षुओं का जो है कि नियम कानून के बारे में वर्णन होता है। इसमें छन सूत्र में 6 में जिसका है, और मूल सूत्र इसमें 4 है। दोनों में भिक्षुओं का क्या है? नियम कानून है। भिक्षुक का नियम कानून, हाँ, लिखा हुआ है नियम ऊपर में। कानून, नियम कानून, कानून, ठीक है, कानून होने वाला है। यस सर। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? लुसेंट में लाइन बाय लाइन आगम। लिखल होगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम जो है कि आपको कहा जाता है। और भगवती सूत्र की बात करेंगे। भगवती सूत्र महावीर एवं जैन मूर्तियों का जीवन चरित्र जो है कि किसमें मिलेगा? जैन मुनियों का जीवन भगवती चरित्र जो सूत्र है में कि है। भगवती सूत्र में जो है कि आपको मिलेगा। और कल्प सूत्र की बात करेंगे। कल्प सूत्र से किसका प्रारंभिक जो है कि इतिहास का पता चलेगा? जैन धर्म की, जैन धर्म के इतिहास के बारे में जो है कि आपको, प्रारंभिक जीवन के बारे में जो है कि आपको पता चलेगा। किसके द्वारा कल्प सूत्र की रचना किया गया? भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और जैन जो है कि आपको धर्म का वास्तविक संस्थापक आपको कल ही बता दिए थे, कौन थे? यस सर, महावीर महावीर स्वामी। स्वामी को जो है कि आपको मानते थे। आगे चलते हैं, मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली में जैन धर्म का विकास, मूर्ति का कला किस काल में हुआ है? जैन धर्म में मूर्ति कला का मथुरा कला शैली में हुआ है। जबकि बौद्ध धर्म का मूर्ति का विकास किस कला शैली में? गांधार शैली में। गंधार कला शैली में जो है कि आपको हुआ है। याद आ रहा है ना? लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में बनाई गई थी? मथुरा शैली में। मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। खजुराहो का मंदिर की बात करेंगे। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। खजुराहो मंदिर की बात करेंगे। ये जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों धर्मों से संबंधित होने वाला है मंदिर। पूछ देगा खजुराहो का मंदिर किन दो धर्मों के लिए है? कौन कौन धर्म? जैन और हिंदू। जैन और हिंदू। और इसका निर्माण जो है कि खजुराहो शासक चंदेल शासकों के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा जो है कि आपको किसका निर्माण करवाया गया? खजुराहो मंदिर। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण जो है कि चंदेल शासकों के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला है कि माउंट आबू पर जो है कि आपको माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान पर एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवारा का जैन मंदिर। पूछेगा दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पे स्थित होने वाला है? माउंट आबू। माउंट आबू पर्वत पे जो है कि आपको दिलवारा का जैन मंदिर जो है कि आपको स्थित होने वाला है। और ये जो है कि आपको किसके द्वारा बनवाया गया? तो बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? बिमल शाह के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया। और श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति जो है कर्नाटक में है। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति जो है कि आपको कर्नाटक में। इसी मूर्ति को गोमतेश्वर का मूर्ति कहा जाता है। किसका मूर्ति कहा जाता है? गोमतेश्वर का मूर्ति। गोमतेश्वर का मूर्ति जो है कि आपको कहा जाता है ना? और ये जो है कि सुन लीजिएगा, अच्छा ये जो है कि आपको जैन धर्म से संबंधित होने वाला है। सुन लीजिएगा, पूरा का पूरा बात बता देते हैं। श्रवण के बेलगोला कर्नाटक में, बाहुबली की मूर्ति कर्नाटक में चामुंड राय के द्वारा जो है कि बनवाया गया। चामुंड राय किस वंश का शासक था? गंग वंश का शासक था। और इस धर्म का प्रमाण जो है कि आपको प्राण त्यागने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता था। कौन सा विधि है? संलेखन विधि। संलेखना विधि है, जिसमें भूख हड़ताल रहकर, भूखे रहकर जो है कि आपको क्या कर दिया जाता था? जान को त्याग दिया जाता था संलेखना विधि से। अब आते हैं आपका गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के हासन जिले के श्रवण बेलगोला में बिना किसी सहारे खड़ा पत्थर का निर्मित जो है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित किया गया है गोमतेश्वर का। इसमें कोई सहारा नहीं है, कोई पिलर कुछ नहीं है, ठीक है, सुनते रहिएगा। इसका निर्माण चामुंड राय गंग सेनापति के द्वारा करवाया गया था।
गंग नरेश राज मल्ल जो है कि आपको चौथा के दरबार में ये मंत्री रहा करता था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक को भद्रबाहु जैन धर्म को द्वारा संन्यास लेने के बाद शेष दिन यही जो है कि आपको व्यतीत किया गया था। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। और यहीं पर गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति जैन धर्म का प्रथम जो है कि आपको उपदेशक ऋषभ देव के पुत्र का है। किसका पुत्र का है? ऋषभ देव का पुत्र का जो है कि आपको होने वाला है। और ये जो है कि मूर्ति की बात करेंगे कितना मीटर ऊंचा है? 17.5 मीटर जो है कि यह मूर्ति जो है कि आपको ऊंचा है। और विद्यागिरी जो है कि पर्वत पर जो है कि आपको स्थित है। और इसे काट कर बनाया गया खड़ा पत्थर है, इसमें कोई सपोर्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। पढ़ना है फैक्ट पढ़ लीजिए, फैक्ट तो दे देते हैं, आई बता दिए हैं, फैक्ट ले लीजिए। का है ये? हाँ हाँ लीजिए, पढ़ते रहिएगा फैक्ट आराम से, है ना, आराम से पढ़ते रहिए। भेज दिए, ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अब आएगा आपको जब जैन धर्म खत्म होगा उसके बाद जो है कि मगध का उत्कर्ष जो है कि आपको आएगा। क्या आएगा? मगध का उत्कर्ष जो है कि आपको आने वाला है। आइए जरा मगध के बारे में समझते हैं क्या होता है ना। स्टार्ट करें मगध के उत्कर्ष को। यस सर। देखिएगा, आपने इससे पहले पढ़ा कितना महाजनपद था पूरा भारतवर्ष में? महाजनपद 16 महाजनपद आपने पढ़ा था। कितना महाजनपद पढ़ा था आपने? 16 महाजनपद पढ़ा था। 16 महाजनपद में बिहार में कितना महाजनपद था? 3 महाजनपद था। कितना महाजनपद था? बिहार में 3 महाजनपद था। जरा आते हैं तो आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ कौन सा महाजनपद था। ये वो नक्शा लगाते हैं बिहार। कोई सो रहा है। कौन सो रहा है? उनको जगाइए उनको। लग रहा है नहीं सर, मेरे पास गाड़ी वगैरह चल रहा था इसीलिए जा रहा। हाँ देखिए, ये कौन सा नदी बीचों बीच से? गंगा नदी निकला। कौन नदी निकला? गंगा निकला। बिहार का नक्शा है, हूबहू तो नहीं बनेगा, जितना बना है बना दिए समझने के लिए। सुनिएगा, गंगा नदी के ऊपरी जो हिस्सा था, ये जो हिस्सा था ये लिच्छवी गणराज्य का था, बज्जी का था। कौन सा किसका था? बज्जी, लिच्छवी गणराज्य। बज्जी। तो बज्जी महाजनपद इससे ऊपर था। यहाँ देखिएगा, ये वाला जो महाजनपद था, ये वाला महाजनपद, ये अंग महाजनपद था। ये था अंग, ठीक है, भागलपुर वाला अंग महाजनपद। और ये वाला जो महाजनपद था ये था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद था। तो मगध समझ में आ गया कि बिहार में कहाँ पे होगा? दक्षिणी बिहार का एक महाजनपद होगा जो पटना तक इसका एरिया फैला होगा। मगध महाजनपद का एरिया जो है कि आपको फैला होगा। ये 16 जितने महाजनपद आपने पढ़ा, दक्षिण में ना है। तो ये देखिए, तो ये देखिए, तो ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण निकालिए तो कैसे निकालते हैं? नहीं होगा तो गंगा नदी का इस पार होगा तो दक्षिण में नहीं होगा। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं सर। हाँ तो वही तो बात हम भी बोल रहे थे। इसमें हमारे आपके बात में क्या चेंजिंग हुआ? क्या बोले कि कैसे हुआ? गंगा नदी के उत्तर में एक जनपद होगा, जिस जनपद का क्या नाम है देखिए तो जरा। बज्जी। नदी के गंगा नदी के दक्षिण में 2 जनपद होगा। एगो दक्षिण पूर्व में होगा जिसका नाम होगा अंग जनपद। एक दक्षिण पश्चिम में होगा, उसका नाम होगा कौन सा? मगध होगा। कौन सा होगा? मगध जो है कि आपको होगा। ठीक है, सुनिए, कितना महाजनपद था आपके पूरे भारतवर्ष में? 16 महाजनपद था। कितना? 16 को महाजनपद था पूरे भारतवर्ष में। उस सभी महाजनपदों में सबसे विशाल या सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन उभर के आएगा? ये मगध महाजनपद जो है कि आपको उभर पर आएगा। कौन उभर के आएगा? मगध महाजनपद जो है कि आपको उभर के आने वाला है। तो अब किसके बारे में पूछा है सर? मगध वाला ना सबसे, हाँ पूछा है कि सबसे ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? यही मगध महाजनपद। और इसी मगध के लिए पूरा अब इतिहास जो है कि शुरू होगा। एशियंट भारत का इतिहास अब यही मगध पे चलने वाला है। पूरा का पूरा खेल होगा मगध के बारे में सर। और अभी आएगा सब सवाल जो है कि आपको आएगा, ठीक ना, सब सवाल जो है कि आपको आएगा। चले स्टार्ट करें। यस मगध महाजनपद के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी बताइए? राजगीर। राजगीर।
जो है कि आर्थिक, भौगोलिक और सभी महाजनपदों से सबसे अधिक जो है कि आपको शक्तिशाली था। यहाँ पैसा का, यहाँ बल का, यहाँ सब चीज का जो है कि परिपूर्ण जो है कि कौन सा महाजनपद था? ये मगध महाजनपद था। और मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज जो है कि आपको थी, जो 5 पहाड़ियों पर जो है कि आपको विस्तृत क्षेत्र से घिरा हुआ था। मतलब अगर सेफ्टी की दृष्टि से भी देखा जाए ना, तो मगध महाजनपद कितने पहाड़ी से घिरा हुआ था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था मगध महाजनपद। वो कौन कौन, यहाँ आपसे नहीं पूछेगा दरोगा उरोगा, ये जो है कि आपको स्पेशल बिहार स्पेशल में पढ़ना होगा। तब 5 को पहाड़ी, एक का नाम था रत्नागिरी, दूसरा का नाम था सोनगिरी, चौथा का नाम था जो है कि आपको भीवगिरी, और 5वां का नाम था उदयगिरी, और एवं जो है कि आपको 5वां उदयगिरी। यही 5 पहाड़ी के जो है कि आपको घिरा हुआ महाजनपद कौन सा महाजनपद था? मगध। मगध महाजनपद था। और मगध का विस्तार की बात करेंगे, इसका विस्तार पटना, गया, नालंदा के क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, वो सब विस्तार जो है कि किसमें आएगा? ये सब एरिया सब मगध महाजनपद में जो है कि आपको आएगा। और मगध एवं जो है कि अंग जो है कि आपको क्या था? मगध महाजनपद और अंग महाजनपद की चर्चा हमें जो है कि किस वेद में देखने को मिलेगी? अथर्ववेद में देखने को मिलेगी। किस वेद में? तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार का किन 2 महाजनपदों की चर्चा अथर्ववेद में देखने को मिलेगी? मगध और अंग महाजनपदों की चर्चा जो है कि अथर्ववेद में जो है कि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मगध के बारे में बेसिक जानकारी दे दी है ना, अथर्ववेद में। अब इसको मिटाएं फिगर को, अब चले यहाँ पे टॉपिक जो लिखा हुआ है, आगे समझ में क्या हुआ है। आइए चलिए आगे चलते हैं। आइए समझा दिए पहले कैसे कैसे इसका क्या हुआ नहीं हुआ। आइएगा मगध के उत्कर्ष को देखते हैं। देखिएगा यही सब बात यहाँ भी लिखा होगा, है ना, लिखा होगा। पहला बोल रहा है कि 16 महाजनपदों में मगध जो है कि आपको क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो हमने आपको सबसे पहला लाइन यही बोला है। मगध के संस्थापक की बात करेंगे, मगध महाजनपद के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त थे। बृहदत्त जो है कि इसके संस्थापक थे। और बृहदत्त का पुत्र एक था जिसका नाम था जरासंध। बृहदत्त का एक पुत्र था जिसका पुत्र का क्या नाम था? जरासंध। जरासंध था। क्या नाम था? जरासंध। जरासंध किसका बेटा होगा? बृहदत्त। बृहदत्त का बेटा होगा जरासंध, जो आपको मगध महाजनपद का सबसे प्रतापी या सबसे जो है कि प्रसिद्ध शासक कौन बनेगा? यही जो है कि आपको जरासंध जो है कि बनेगा। ये लुसेंट में भी 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस यहीं तक दिया है, बस 2 ही हाँ, यहीं तक जो है कि इसका जो है कि आपको देगा। उसके बाद सबसे प्राचीन जो है कि वंश भी अगर पूछेगा ना कि मगध में सबसे प्राचीन वंश कौन सा है, तो बृहदत्त जो है कि आपको वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा? बृहदत्त जो है कि आपको वंश हो जाएगा। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर दिया था। इस जरासंध को जो है कि किसने पराजित किया है? तो भीम ने पराजित किया है। किसने? भीम ने। और इस युद्ध का क्या नाम था? इस युद्ध का नाम था द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व जो है कि आपको युद्ध था। इस युद्ध में जो है कि आपको पराजित कर देता है, और इसका भीम के द्वारा इसकी जो है कि वध कर दिया जाता है। और वध करता है, इसका वर्णन भी जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका वर्णन भी देखने को मिलेगा महाभारत में। कहाँ? महाभारत में जो है कि आपको वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी क्लियर हो गया। इसके बाद ये सबसे पहला जो वंश था जिसका नाम था बृहदत्त, इसका यहीं पे समाप्ति। बृहदत्त की क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। समाप्ति जो है कि आपको बृहदत्त की हो जाएगी। इसके बाद जो है कि मगध का उत्कर्ष आएगा। मगध में जो है कि कौन सा वंश आएंगे, अब जरा देखिएगा। यहाँ से आता है खेल, शुरुआत होती है। आइए लिखना चाह रहे हैं ये बातों को? सर आवाज आ रही है। लिख लिए सर। बुरबुरा के कारण निकल रहा है, कहने से लग रहा है कि बुरबुरा टाइप का कोई कीड़ा नहीं होता, वैसा बोलता है, उस टाइप का बोल रहा है ना सर। देखिएगा व्यक्ति है ना, वंश है। अच्छा, बृहदत्त वंश भी है, और बृहदत्त इस वंश का संस्थापक भी था। ठीक ना, लिख लीजिए। एगो नोट लगाइए। कहीं जगह खाली है क्या? देखिए तो एगो नोट लगाइए। तो जगह खाली है, नोट लगाइए। बोले लिखवाएं? बोलिए ना। मगध का प्रारंभिक राजवंश बृहदत्त वंश था। मगध का प्रारंभिक राजवंश बृहदत्त वंश था, जिसकी स्थापना बृहदत्त के द्वारा किया गया। मगध का प्रारंभिक राजवंश बृहदत्त वंश था। मगध का प्रारंभिक राजवंश बृहदत्त वंश था, जिसकी स्थापना बृहदत्त के द्वारा किया गया। जिसकी स्थापना बृहदत्त के द्वारा किया गया। हो जाएगा तो बोलिएगा, जिसकी स्थापना बृहदत्त के द्वारा किया गया। ठीक है,
जिसकी स्थापना बृहदत्त के द्वारा किया गया। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। हो गया सर। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश के सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है। जरासंध की हत्या भीम के द्वारा द्वंद्व युद्ध में किया जाता है। द्वंद्व लिख देते हैं, नहीं तो कहिएगा क्या होगा। हो तो गया। भीम कहाँ का राजा था सर? ये तभी तो युद्ध होगा, कहीं को राजा होगा ना। ये भीम जो है कि आपके भीम के बारे में नहीं जो है कि जानकारी, भीमो जो है कि वहीं आसपास कहीं जो है कि आपको राजा होगा और क्या होगा। द्वंद्व द्वंद्व युद्ध सर महाभारत वाला भीम सर। सर हाँ वही है, महाभारत हस्तिनापुर वाला जो वाला है। ये समय है सर। हाँ, हस्तिनापुर वाला है। हाँ, याद आ गया, हस्तिनापुर वाला ये भीम जो है कि आपको होगा महाभारत वाला। ठीक है बोल रहे हैं, है ना। भीम द्वारा इसकी हत्या द्वंद्व युद्ध में किया गया, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलेगी, जिसकी चर्चा महाभारत में है। जिसकी चर्चा कहाँ है? महाभारत में है। महाभारत में लिखिएगा। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंज था। लिख लीजिएगा, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंज था। पूछ सकता है कौन था? रिपुंज था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंज था। हो गया, काम खत्म इसका। बृहदत्त वंश समाप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए, मिटा दे इसको। अब आएगा कहानी, अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला कौन सा वंश आया मगध पर उत्कर्ष करने के लिए? बृहदत्त वंश जो है कि आपको आया था। बृहदत्त हर्यक वंश नहीं, बृहदत्त वंश सबसे पहला कौन आया? बृहदत्त वंश आया। बृहदत्त के बाद बृहदत्त जो है कि इसके संस्थापक कौन किया था? संस्थापक बृहदत्त के द्वारा किया गया। बृहदत्त का पुत्र था जिसका नाम क्या था? जरासंध। जरासंध बृहदत्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन बना? जरासंध बना। जरासंध जो है कि जरासंध की मृत्यु हत्या कौन कर देता है? भीम कर देता है, जिसका वर्णन किस युद्ध में जो है कि आपको देखने को मिलता है? महाभारत में। युद्ध का कौन सा था नाम जिसमें हत्या करता है? द्वंद्व युद्ध जो है कि आपको रहता है ना। अगला बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंज था। ठीक ना, रिपुंज जो है कि आपको रहता है। कोनो बुकवा खुलेगा जल्दी, आपको फैक्टवा नहीं मिलेगा। बिहार स्पेशल जब पढ़िएगा तो ये सब फैक्ट जो है कि निकल के सामने आएगा। ठीक ना, क्या कि सब बिहार वाला में पढ़ना है तो बिहार वाला में स्पेशल पढ़ना है। ठीक ना, इसीलिए जो है कि ये सब फैक्ट आएगा। अब आइएगा, अब देखिएगा, यहाँ तक ने हमने आपको बता दिया है मगध राजवंशों पर जो है कि वंशों का क्रम क्या है। सबसे पहला मगध पे जो है कि बृहदत्त के बाद एक वंश जो है कि कायम होगा, जिस वंश का नाम होगा हर्यक वंश। कौन वंश? हर्यक वंश। हर्यक के बाद आएगा शिशुनाग वंश आएगा। कौन वंश आएगा? शिशुनाग। शिशुनाग के बाद जो है कि आपको नंद वंश आएगा। कौन वंश आएगा? नंद वंश। कौन वंश आएगा? नंद। नंद के बाद कौन आएगा? मौर्य वंश। कौन वंश आएगा? मौर्य वंश आएगा। तो इस मगध के वंशों के क्रम में सबसे पहला वंश आप किसको पढ़ेंगे? सबसे पहला वंश पढ़ेंगे हर्यक वंश को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हर्यक वंश को जो है कि आपको पढ़ेंगे। हर्यक वंश की शुरुआत किया जाए। हर्यक वंश देखिएगा, हर्यक वंश की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिएगा कौन सा वंश आया? हर्यक वंश जो है कि आपको आया है। हर्यक वंश के साथ इसकी जो है कि कहानी की शुरुआत करते हैं। हर्यक वंश। हर्यक वंश की बात करेंगे। मगध साम्राज्य का प्रथम वंश तथा जो है कि आपको, है ना, जो है कि आपको पृथ्वीहंता वंश के नाम से जो है कि पिता की हत्या करने वाले वंश के नाम से प्रसिद्ध कौन सा वंश होता है जो अपने पिता की हत्या करता है? हर्यक वंश जो है कि आपको होता है। इसलिए हर्यक वंश को पृथ्वीहंता वंश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, क्योंकि यह पिता की अपना जो भी राजा बनता है, अगला राजा बनेगा, किसकी हत्या कर देगा? जो भी अगला राजा बनेगा अपना पिता की हत्या जो है कि आपको करके जो है कि आपको राजा बनेगा। ठीक है, इसीलिए इस वंश को कौन सा वंश के नाम से जानते हैं? पृथ्वीहंता वंश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। चलिएगा आगे समझते रहिएगा, आगे रखते हैं बातों को। ठीक है, रखते हैं बातों को, सुनिएगा आगे क्या बोलते हैं। इसका सबसे पहला राजा बनेगा, जो इसका संस्थापक होगा वो होगा बिंबिसार होगा। कौन होगा? बिंबिसार जो है कि आपको होगा। बिंबिसार जो है कि आपका इसका पहला राजा या संस्थापक कौन होगा? इसका पहला राजा या संस्थापक जो है कि बिंबिसार बनेगा।
जो 544 बीसी में जो है कि राजा बनेगा, स्थापना करेगा, और ये 52 वर्ष तक जो है कि ये वंश चलता है। कौन सा वंश? पहला कौन सा वंश को आप देख रहे हैं? हर्यक वंश को देख रहे हैं। किस वंश को देख रहे हैं? हर्यक वंश जो है कि 52 वर्षों तक चलता है। इसकी राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या होती है हर्यक वंश का? राजगीर या गिरिब्रज। राजगिरी या गिरिब्रज जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको होती है। और इसी के राजवैद्य थे एक जो है कि आपको रहते हैं जीवक रहते हैं। कौन रहते हैं? इसी के बारे में बिहार पुलिस पूछ चुका है सवाल। बिहार पुलिस पूछ चुका है सवाल जीवक के बारे में, याद रखिएगा। जीवक को बुद्ध और अवंती के राजा प्रणोद की सेवा में क्या कर दिया जाता है? जीवक को जो है कि आपको भेजा जाता है। किसके किसके सेवा में? एक तो बुद्ध हो गया और एक अवंती के राजा जिसका नाम क्या था? प्रदोत को, हाँ, चंद्र जो है कि प्रदोत की सेवा में जो है कि आपको भेजा जाता है। और सुनिएगा, हर्यक वंश की बात करेंगे। हर्यक वंश का अपना जो है कि सीमा क्षेत्र का विस्तार जो है कि कैसे करता था? तो विवाह के माध्यम से करता था। मतलब कि अगर आपको सीमा को बढ़ाना है तो क्या कर देना है? विवाह कर लेना है, उस राज्य के राजकुमारी से विवाह कर लेना है। तो इसने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया, जिसका नाम क्या था? कौशल की राजकुमारी का महाकौशला से जो है कि आपको कौशल की जो है कि त्रिशला तो अलग हो गया, तो वहां चले गए, है ना। महाकौशला से जो है कि आपको विवाह करता है, ठीक ना। कौशल की राजकुमारी महाकौशला से विवाह करता है और कौशल प्रदेश को अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। वैसे ही वैशाली की राजकुमारी जो है कि चलना से विवाह करता है और अपने क्षेत्र में किसको जो है कि शामिल कर लेता है? वैशाली को शामिल कर देता है। और उसके बाद जो है कि आपको पंजाब के क्षेत्रों में एक और विवाह करता है क्षेमा से, और पूरा पंजाब के क्षेत्रों को भी अपने प्रदेश में क्या कर लेता है? अपने प्रदेश में शामिल कर लेता है। समझिए, है ये बिहार का, कहाँ का बात कर रहे हैं? बिहार का ना वंश है। मगध का उत्कर्ष चल रहा है ना। है बिहार का, पहुंच कहाँ गया बियाह करते करते? पंजाब तक पहुंचा दिले, है ना। अब पंजाब तक जो है कि अपना सीमा क्षेत्र को लेकर चला गया। क्या चला गया है? सीमा क्षेत्र को जो है कि आपको लेकर चला गया। एक ही जगह ना राजा होगा, मान लीजिए राजगिरी में होगा, चाहे राजा होगा मगध के नाम से। राजा कहाँ के नाम से होगा? राजा होगा मगध के नाम से, लेकिन पूरा सीमा क्षेत्र जो है कि विस्तार हो जाएगा। आप ही कल फेमस हो जाइएगा तो आप खाली बिहार भर में रहिएगा। आप नहीं समझिएगा कि हमार कहीं और जगह जो है कि नाम हो भारत के और प्रदेश में। वही जो है कि यही वाला है ना, वही चीज जो है कि यहाँ पर भी जो है कि आपको हो रहा है। ये जो है कि आपको सीमा क्षेत्र का विस्तार लड़ाई झगड़ा से नहीं कर रहा है, किसके माध्यम से कर रहा है? ब्याह करके कर रहा है ना। शादी कर ले रहा है और उसको शामिल कर ले रहा है। उसकी बेटी से वैसा ही जगह खोज रहा है ना, वैसा ही जगह खोज रहा है जहाँ से जो है कि आपको सब, जहाँ से सब कुछ जो है कि आपको मिल जाए। सुन लीजिएगा, इसी के बारे में पहला हम आपके विवाह बता देते हैं। इसने अपने साम्राज्य विस्तार का क्रम में, साम्राज्य विस्तार के क्रम में कौन सा शासक है? पहला कौन था जिसको देख रहे हैं? बिंबिसार है। साम्राज्य विस्तार के क्रम में बिंबिसार ने पहला विवाह जो है कि आपको, है ना, कौशल देवी से किया है। कौशल देवी की राजकुमारी से जो है कि आपको करता है। और इसको दहेज के उपलक्ष्य में काशी का क्षेत्र, जो बनारस का एरिया जो देख रहे हैं ना, कौशल से जब विवाह करता है तो बनारस का एरिया इसको किसके रूप में मिलता है? दहेज के रूप में मिलता है। पहला शादी इसका ये था। दूसरा शादी या चलना या चहलना से करता है, और ये लिच्छवी की राजकुमारी जो है कि आपको रहती है, चेटक की पुत्री रहती है, इससे विवाह करके लिच्छवी प्रदेश को ये जो है कि आपको ले लेता है। दूसरा शादी हो गया। तीसरा शादी ये पंजाब के जो है कि आपको क्षेमा से करता है। मद्र की राजकुमारी क्षेमा से करता है, और पंजाब के क्षेत्र को ये तीसरी शादी से क्या कर लेता है? अपने प्रदेशों में जो है कि आपको मिला लेता है। क्या कर लेता है? अपने प्रदेशों में जो है कि आपको मिला लेता है। और बिंबिसार की हत्या की बात करेंगे, इसका एक पुत्र होगा जो इसकी हत्या करेगा। इसका पुत्र का नाम होगा अजातशत्रु होगा। क्या होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका बेटा था? अजातशत्रु रहता है अजातशत्रु। अजातशत्रु कहता है अपने बाप को ही, कौन? अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु चलना से जो है कि आपको पैदा जो है कि आपको होता है, चलना से पैदा होता है। ठीक है, चलना से पैदा होता है। तो इसकी पत्नी है ना। अच्छा, हाँ, तो इसी का वो करे ना बेटा होगा। तो उसकी माँ नहीं हो गई? सर अरे उतना अंदर जाना ही नहीं। हम बोले कि बिहार स्पेशल नहीं पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है मगध का उत्कर्ष। आपको देखिए तो ये जो है कि 4 लाइन में आपको नोट्स में उड़ा दिया है, 4 लाइन में उड़ाया है। हम आपको अभी तक कितना, हम आपको 10 मिनट से मगध में अभी हर्यके वंश में पहला शासक को पढ़ा रहा है। 10 मिनट से 4 लाइन में इसको उड़ा दिया है। हम भी चाहते थे 4 लाइन में इसको उड़ाते, आगे हम भी डाउन हो जाते।
हमरा की जरूरत है 10 मिनट से बोलने का? चलिए मतलब अच्छा कहानी सुनने बताएंगे तो लगता है। आपको मगध का इतिहास के बारे में समझ में आएगा, समझदारी थोड़ा सा बढ़ेगा, कैसे कैसे आया है ना। यस यस समझाते हुए चलिए। ठीक सही ना, है, इसीलिए ठीक है, हम कहानी बता रहे हैं। ठीक ना, हमको कोई शौक नहीं, हम वो 4 लाइन पढ़ेंगे नीचे अजातशत्रु में घुस जाएंगे, फिर 4 लाइन पढ़ेंगे फिर उदायन में घुस जाएंगे। नो नो हम लोग कोई सर, शौक नहीं आराम लगता नहीं से सही है चलिए। है ना। सुनिएगा आगे, वो बहुत अंदर तक चल जाइएगा ना, बिहार स्पेशल, जब बिहार बीपीएससी पढ़ना होगा तब अंदर तक जाइएगा, तब वो सब पढ़ना है। इतना ही पढ़िए जितना से काम निकल जाए, ठीक ना। ऐसे वो जो चलना बोले वो बिल्कुल सही है, ठीक ना। अब जो है कि इसका बिंबिसार का पुत्र रहता है अजातशत्रु। क्या रहता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु करता है अपना पिता का हत्या कर देता है। क्या कर देता है? पिता का हत्या। हत्या। पिता का हत्या कर अगला शासक, हर्यक वंश का अगला शासक कौन बनेगा? अगला शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु अगला शासक जो है कि आपको बनेगा, है ना। अगला शासक अजातशत्रु बनेगा। अजातशत्रु को हम लोग उपनाम किस नाम से जानते हैं? यहाँ देखिएगा क्या कुनिक। लिखा है, कुनिक के नाम कुनिक से। के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। चलिएगा, अजातशत्रु बिंबिसार को हत्या कर अगला शासक जो है कि हर्यक वंश का बनता है। और इसका वास्तविक नाम की बात करेंगे, वास्तविक नाम क्या हो गया इसका? कुनिक जो कुनिक। है कि आपको हो गया। कुनिक। क्या हो गया? कुनिक जो है कि आपको हो जाता है। और बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद जो है कि आपको राजा प्रसन्नजित की काशी जो है कि आपको वापस ले लेता है। मतलब होता क्या है जरा समझिएगा। होता है कि ये बिंबिसार का हत्या कर देता है, अपना पिता का हत्या कर देता है, और साथ साथ एक सौतेली माता का हत्या कर देता है जिसका नाम था कौशल देवी। क्या नाम था? कौशल देवी। कौशल देवी मतलब कि एगो सौतेली माँ का आया अपन पिता का हत्या, दोनों का हत्या कर देता है कौन? अजातशत्रु। शत्रु। शत्रु हत्या कर देगा। उसके बाद होता है कि कौशल की जो राजकुमारी थी, जहाँ का राजा जो रहेगा, वो काशी जो दहेज में दिया था, वो काशी को क्या कर लेता है? काशी को वापस जो है कि आपको ले लेता है। कौन? यहाँ का राजा प्रसेनजीत रहता है। प्रसेनजीत काशी को वापस कर लेता है, जिसके कारण प्रसेनजीत से संघर्ष हो जाता है। मतलब कि संघर्ष जो है कि आपको हो जाएगा किसके बीच? प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच जो है कि आपको संघर्ष हो जाएगा। और अंत अजातशत्रु जो है कि आपको प्रसेनजीत को पराजित कर लेगा और काशी का क्षेत्र को फिर से क्या कर लेगा? फिर से हथिया लेगा, है ना। मतलब फिर से अपने राजतंत्र के अंदर में इसको शामिल कर लेगा। किसको? काशी को जो है कि आपको शामिल। आ गया? नहीं आया समझ में? फिर से समझाएं, क्या गया समझ में? क्या हुआ? आ गया सर, आ गया ना। चलिएगा, ये तो पहला जो है कि आपको काशी जैसे इसका छीनता है, फिर से यह जो है कि आपको, है ना, युद्ध करके काशी को ले लेता है। उसके बाद अजातशत्रु भी जो है कि विवाह का नीति अपनाता है और विवाह की नीति में प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह कर लेता है। प्रसेनजीत की पुत्री का नाम रहता है वजीरा। क्या नाम रहता है? वाजीरा। वजीरा। जब इसको हराता है ना, तब इसकी पुत्री पसंद आ जाती है अजातशत्रु का। अजातशत्रु को जो है कि पुत्री से विवाह कर लेता है, वजीरा से जो है कि क्या कर लेता है? विवाह जो है कि आपको कर लेता है। और अजातशत्रु बज्जी संघ और मल्ल संघ को भी पराजित कर देता है। और बज्जी और मल्ल जो महाप्रदेश देख रहे थे, महाजनपद देख रहे थे, उसको भी अपने संघ में क्या कर लेता है? उसको भी अपने संघ में जो है कि आपको मिला लेता है ना, मिला लेता है। और अजातशत्रु प्रारंभ में कौन सा धर्म को मानता था? प्रारंभ में ये जैन धर्म को मानता है। लेकिन बिंबिसार का जो है कि आपको अनुदायी बनता है, और बिंबिसार के अनुदायी से ये कौन सा धर्म को मानना शुरू कर देता है? बौद्ध धर्म को जो है कि आपको मानना शुरू कर देता है। पहला जो है कि पहले मानता था ये जैन, और कुछ समय के बाद ये मानने लगता है कौन सा? बौद्ध धर्म को जो है कि आपको मानने लगता है ना। और इसी के समय याद रखिएगा, इसी के समय जो होता है पहला जो है कि बौद्ध संगीत होता है अजातशत्रु के शासन काल में। कब होता है? 483 में होता है। और कहाँ होता है? कहाँ? राजगीर में जो है कि आपको होता है ना, राजगीर में होता है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। लिस्ट वाला याद है ना, नाम याद करवाए थे लिस्ट वाला। आ देते हैं, देखिए ये सब कहानी हो गया। ये 4 लाइन में कैसे खत्म किया देखिएगा। 492 में पिता की हत्या कर ये शासक बनता है। और बुद्ध के जो है कि महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीत का सभा का आयोजन इसी के काल में किया जाता है। अनुदायी जो है कि आपको कौन सा धर्म का था? जैन धर्म का था। बिंबिसार के कहने पर ये कौन सा धर्म को अपना लेता है? ये जो है कि आपको बौद्ध धर्म को अपना लेता है। हो गया, 4 लाइन में खत्म, है ना। ये सब हमने आपको बताया इतना कुछ। सही है सर कि 93 कौन सा? ये 492 ठीक है। 492 में जो है कि आपको, हाँ बिल्कुल सही है, 492 में हत्या करके जो है कि आपको गद्दी पे बैठेगा, है ना। 492 सही है, ठीक है, 492 सही। पाटलिपुत्रा वाला भी कहानी लाना ही नहीं है अभी। काहे के लिए सब कहानी ला रहे हैं? पाटलिपुत्रा, पटना, हेन तेन वाला अभी जब आएगा तब आएगा। अभी उसको कहानी सब जो है कि आपको घोर मट्ठा कीजिएगा, पूरा कुछ समझ में नहीं आएगा।
सब जो है कि मगध का इतिहास इतना बड़ा है ना कि वो सब जो है कि एक दूसरे से फटाइया जाएगा, है ना। अभी 2 शासक का नाम जो है कि बताए हैं, अभी तीसरा नंबर में जो है कि आपको चल रहा है ना। तीसरा नंबर, तीसरा शासक कौन बनेगा? हर्यक वंश का तीसरा शासक उदाइन बनेगा। कौन बनेगा? उदाइन बनेगा। देखिएगा, इहो अपन पिता का हत्या कर देगा। सब जो है कि पिता का हत्या, ये अपन पिता का हत्या करेगा। किसकी हत्या करेगा? उदाइन। किसकी हत्या करेगा? अजातशत्रु उदाइन करेगा। पितृहंता ना सर। इसीलिए कहा गया, इस ग्रुप को क्या कहा गया? पितृहंता ग्रुप कहा गया कि अपना पिता को हत्या करके अगला राजा जो बन रहा है, कोई भी बन रहा है, तो किसकी हत्या कर रहा है? अपने पिता की हत्या करके अगला राजा बन रहा है। इसीलिए इस ग्रुप को प्रीत्यंता ग्रुप के नाम से, प्रीत्यंता वंश के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। अगला शासक बनेगा उदाइन बनेगा। कौन बनेगा? उदाइन बनेगा। ठीक है। उदाइन अपना पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है और उदाइन जो है कि अपना राजधानी ये कहाँ लेकर चला आता है? इससे पहले राजधानी था राजगिरी था। कहाँ था? राजगिरी। इससे पहले राजधानी जाता है। ये राजगिरी से उठाकर लेकर चला आता है। कहाँ पर लेकर चला आता है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र सबसे पहले हर्यक वंश के किस शासक ने राजगिरी से उठाकर पाटलिपुत्र को लाया था? उदाइन जो है कि आपको लाया जाता है। कौन लाता है? उदाइन जो है कि आपको लाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये अपनी राजधानी को कहाँ ले आया? ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। और पाटलिपुत्र मतलब कि हुआ पटना। आधुनिक भारत में पटना। अब पटना की बात करेंगे, ये 3 नदियों के संगम पर पटना बसा हुआ है। एक जो है कि गंगा नदी यहाँ पर आके मिलती है, दूसरा सोन नदी मिलती है और तीसरा गंडक नदी मिलती है। कोई दिक्कत? क्या को नदी? नदियों का सम्मेलन। 3 जो है कि आपको नदी है, गंगा, सोन, गंडक। पूछेगा कि गंगा, सोन, गंडक के संगम पर एक नगर की स्थापना उदाइन के द्वारा, राजधानी की स्थापना किया गया। कौन सा? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। उदाइन के 3 पुत्र था। एक का नाम था अनुरुद्ध, दूसरा का नाम था मुंडक और तीसरा का नाम था नागदशक। कितना? 3 पुत्र। नाम लिख दें, लिख देते हैं। पहला जो है कि नाम है अनुरुद्ध, अनिरुद्ध, यहीं पर लिख लीजिएगा। दूसरा का नाम जो है कि आपको है मुंडक। ना वो हम बोल रहे थे पार्ट 2 का ना सर, ऑनर्स पेपर जो हिंदी था ना, तो उसमें पढ़े थे, ये बोले थे सर। अच्छा, ये पढ़े थे, है ना? पढ़े हैं तो यहाँ भी एक बार और पढ़ लीजिए। हिंदी में ही, हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। यस सर, ऑनर्स पेपर मेरा हिंदी था ना, तो उसी में ये अजातशत्रु का पूरा दिया हुआ है। हिंदी में अजातशत्रु कहला पड़ेगा? ना पता हमरा तब तक। अजातशत्रु हिंदी में क्या पढ़ पाएगा? सब सारा कुछ हिस्ट्री में ना पढ़ना चाहिए था। अजातशत्रु हिंदी वाला में ऑनर्स पेपर पढ़ रहा है। क्या कोई हिंदी ऑनर्स है क्या? होगा सर ना, तो ऐसा ना बोल रहे। सबसे हिस्ट्री में हो सकता है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? सही है बोल रहा है। 3 पुत्र था। में था मेरा पेपर 4 में था मेरा ये अजातशत्रु। हाँ तो होगा ना, तो वही ना हुआ, सब्सिडी तो हो ही ना गया, है ना? कौन को 3 पुत्र है? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। दशक जो बनता है, इस वंश का अंतिम शासक कौन बनता है? इस वंश का अंतिम शासक जो है कि आपको पता होगा, अंतिम शासक नागदशक बनता है। किस वंश का? हर्यक वंश। दशक बनता है। पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया, है ना? कहानी आपको समझ में आ गया। इसके बाद नया जो है कि राजवंश। आइए उदाइन के बारे में आपको जरा पढ़ा देते हैं। हाँ ठीक है सर। हाँ सर, बताइए। ठीक है सर, बताइए सर। हमको लगा हो गया सर। आ तो रहे हैं, अभी कहाँ? अभी इसको तो पढ़ाए कहाँ? अभी तो हम अपने से आपको कहानी बता रहे थे। नोट्सवा अभी देखे कहाँ है? अभी तो देखेंगे तब ना, इसको भी तो देखना है ना साथ साथ। आइए देखिएगा क्या करता है। ये भी अपना पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठता है। इसका पिता क्या नाम था? अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या कर बैठता है। इसने गंगा, गंडक और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर जो है कि आपको कौन बसाता है? उदाइन बसाता है। और अपनी राजधानी को कहाँ ले आता है? पाटलिपुत्र ले आता है। और उदाइन की बात करेंगे। उदाइन जो है कि इसका पिता जो जैन और बुद्ध दोनों को मानता था, ये किस धर्म को मानता है? ये जैन जो है कि आपको मानता है। और बौद्ध ग्रंथ में उदाइन को जो है कि आपको क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता जो है कि आपको कहा गया है। और जबकि जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? जैन ग्रंथ में पितृभक्त कहा गया है। क्या कहा गया? पितृभक्त कहा गया है। जिस धर्म को मान रहा है उस धर्म के ग्रंथ में इसको जो है कि अच्छा बताया, जिस धर्म को नहीं मान रहा है उस धर्म के ग्रंथ में इसको जो है कि बुरा बताया गया
है ना, बुरा जो है कि आपको बताया गया। और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। लेकिन इस वंश का इसका बेटा 3 गो हुआ, कौन कौन? वेद मुंडक नागदशक। हत्याकांड हर्यक वंश का क्या हो जाता है? हर्यक वंश का नींव जो है कि उखड़ जाएगा। अब इसमें जो है किस वंश का नया नींव पड़ेगा? शिशुनाग वंश का जो है कि आपको पड़ेगा। अगला जो वंश पढ़िएगा, कौन सा वंश पढ़िएगा? शिशुनाग वंश पढ़िएगा। कहानी आ गया समझ में? यस सर। कहानी आ गया? हर्यक वंश का कहानी समझ में आया? कोई दिक्कत? हर्यक वंश में नो सर। पितृहंत्रा ग्रुप के रूप में किस वंश को जानेंगे? पिता की हत्या करने वाला हर्यक वंश। हर्यक वंश का पहला राजा कौन हुआ? बिंबिसार। बृहदत्त कहाँ से ले आए यहाँ पर? बिंबिसार न हुआ? बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ? उदायन का पुत्र जो अंतिम जो है कि आपको राजा बना, कौन बना? नागदशक बना। कौन बना? नागदशक बना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। अगला नंबर के ग्रुप को पढ़ते हैं, शिशुनाग वंश। बोलिए। ये जो शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, तो ये मगध साम्राज्य का ही अंश है ना? मतलब कहने का मतलब है इंडिया में अभी शासन कर रहा है बीजेपी। आने वाला समय में करेगा जो है कि कांग्रेस। आने वाला समय में करेगा जो है कि तृणमूल कांग्रेस। आने वाला समय में करेगा कुछ और। मतलब क्षेत्र वही है, शासक करने वाला का जो है कि क्रम चेंज हो रहा है, वंश का क्रम चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अलग अलग हो रहा है। हाँ, वंश का क्रम जो है कि आपको चेंज हो रहा है। वो अपना वंश का नींव रख रहा है, उसको मार के हाँ, अपना वंश का नींव हाँ, रख रहा उसका है। वंश का नींव जो है कि रखेगा। पहला हमने आपको क्या उदयन के किसको बेटा पढ़ा दिया? हर्यक वंश हो जाएगा ना? हाँ, तो बताए तो है कि उदयन का 3 गो बेटा था। तीनों का नाम यहाँ लिख दिए हैं। लेट से ज्वाइन करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। अनुरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक अंतिम शासक बनता है जो इस वंश का अंतिम रह जाएगा। इसके बाद नागदशक की हत्या करवाएंगे। हत्या करवाने के बाद शिशुनाग वंश का नींव रखवाएंगे। ठीक है, नींव रखवाते हैं। आते हैं शिशुनाग वंश की बात करेंगे। शिशुनाग वंश कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगा? ये वंश चलेगा 412 से लेकर 344 तक चले। पुत्र होगा ना? हाँ, क्या बोले? पुत्र नहीं था शिशुनाग, उसका शायद शिशुनाग इसका पुत्र नहीं था, है ना? सेनापति सामंतक जो है कि आपको सुनिएगा, सुनते रहिएगा, कहानी सुनिएगा। शिशुनाग की बात करेंगे। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह पर शिशुनाग वंश की स्थापना जो है कि आपको रखता है। शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है? शिशुनाग द्वारा जो है कि इस वंश की स्थापना की जाता है। और राजधानी की बात करेंगे, जहां इससे पहले आप राजधानी पाटलिपुत्र देख रहे थे, अब राजधानी को परिवर्तित कर कहाँ लेके चलाएगा? गंगा नदी के ऊपर वैशाली जो है कि आपको लेकर जो है कि आपको चलाएगा। कहाँ लेके चलाएगा? वैशाली। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलेगा तभी ना हम भी कुछ बोल पाएंगे। वैशाली कहीं है? अरे वैशाली पाटलिपुत्र का नाम सुने हैं? वही वैशाली है। ये सब नहीं पता है, कैसे काम चलेगा बताइए? वैशाली डिस्ट्रिक्ट हाजीपुर। बंगाल में रहिएगा तो बिहार के बारे में कैसे जानकारी रहेगा? इसलिए बिहारो आइए, घूमिए छठ पूजा दीपावली में, है ना? आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी जो है कि आपको वैशाली थी। और शिशुनाग ने जो है कि अवंती को जो है कि आपको क्या किया? मगध में जो है कि आपको मिला लिया। शिशुनाग जो था ये अवंती को किसमें मिला दिया था? मगध राजवंशों में जो है कि आपको मिला लिया था। कौन मिला लिया था? शिशुनाग जो है कि आपको मिला लिया था, है ना? आगे चलते हैं। शिशुनाग के बाद जो है कि कौन आएगा? आगे आएगा कालाशोक आएगा। कहानी बता रहे थे, आप लोग को बुरा लग रहा था, आगे आगे बढ़ाइए देते हैं हम भी। इसका पुत्र था, शिशुनाग का कौन पुत्र था? ये जो है कि आपको पुत्र था कालाशोक जो है कि इसका पुत्र था। चलिए अब आगे बात करते हैं। कालाशोक जो है कि इसका पुत्र था। इसने अपनी राजधानी को पुनः कहाँ ले गया? इसने अपनी राजधानी को पुनः जो है कि ले गया कहाँ पे? पटना, पाटलिपुत्र। होता क्या है कि इसका पिता जो शिशुनाग जो इसका पिता था, ये पाटलिपुत्र से कहाँ लेके आया था? पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर आया था। और इसका पुत्र जो रहता है कालाशोक, ये वैशाली से उठाकर कहाँ फिर लेके चला जाता है? पाटलिपुत्र जो है कि आपको लेकर जो है कि आपको चला जाता है। कौन लेके चला जाता है? कालाशोक लेके चला जाता है। और कालाशोक के ही शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ होता है?
वैशाली। वैशाली में होता है, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ होता है? वैशाली में। हाँ बोलिए। काला शोक सर क्या बताएं? काला शोक किसका पुत्र बतलाएं? काला शोक शिशुनाग का पुत्र था, ठीक ना, शिशुनाग का पुत्र था। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो है कि आपको कौन रहता है? नंदीवर्धन जो है कि आपको अंतिम राजा जो है कि आपको रहता है। और नंदीवर्धन के बाद इस वंश का नींव समाप्त होगा, उसके बाद एक नया वंश जो है कि आपको आएगा। कौन सा वंश आएगा? नंद वंश जो है कि आपको आएगा, नंद वंश आएगा। देखिए हमको भी ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा सर, आपको भी मजा नहीं आ लग रहा सर, है ना? खींच के हमको जो है कि आपको ज्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा तो हम भी जो है कि ऐसा ही हम भी घसीट के निकाल देंगे, हमको भी कोई मजा वाला बात खींच के निकाल दिया सर, ऐसे मजा हमको भी नहीं वही लग रहा। वाला हाल है, जैसा आप लोग रखिएगा वैसा हम भी सुनाइए रखेंगे। कहानी की तरह, फिर आपको भी नहीं मजा आएगा, आपको भी याद नहीं आए, है ना? यही से स्टार्ट कीजिए, अच्छा कीजिए सर, नहीं कीजिएगा बस। क्रॉस क्वेश्चन नहीं कीजिए, हम आपको पूरा कहानी हम इतना अच्छा समझाते हैं कि आपको दोबारा जो है कि पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तैयो जो है कि क्रॉस तैयो जो है कि क्रॉस हो रहा है ना? हमको बिल्कुल जो है कि नहीं, हम जो है कि आपको समझते हैं ना कि हम अपने आप से जितना जानते हैं ना उसका हम जो है कि ज्यादा आपको दे, लेकिन हम देने ही नहीं देते हैं, बीच बीच में रोक देते हैं। इसलिए हम भी सोचते हैं कि हम काहे के लिए दे रहे हैं, पागल हैं कि हम भी आगे आगे बढ़ा देते हैं बातों को, है ना? हमको खोल दीजिएगा, खुली किताब की तरह छोड़िएगा, हम भी जो है कि बहुत कुछ दे देंगे। बंद करने का प्रयास कीजिएगा तो पूरा हमारे पास नोट्स लगाए हुआ है, हम भी पैनल प्लेट को पढ़ते हुए आगे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए ना सर। सुनिए, है ना? हम जैसे ही 2 लाइन पढ़ रहे हैं, 2 लाइन के बाद 4 गो क्रॉस क्वेश्चन हो जा रहा है, तो कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? एक गो वंश में लगल रह जाएंगे हम लोग, है ना? तो खत्म नहीं होगा। कहानी भी सुनने में इंटरेस्ट है, क्रॉसो कीजिएगा तो कहाँ से खत्म होगा, है कि नहीं? सब कुछ नहीं ना मिल सकता है, कोई चीज एक के मिल सकता है। कह रहे कि आप लोग क्वेश्चन ना कीजिए, क्वेश्चन के जगह पर क्वेश्चन कीजिए। अब जैसे ही सर आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन, वैसे ही पता है। अब चलिएगा, अब जो है कि आपको क्या करते हैं, नंद वंश की शुरुआत करते हैं। जो हुआ सो हुआ, आगे का छोड़ दीजिए, पीछे का बात हटाइए, नंद वंश की शुरुआत करते हैं। नंद वंश का कर दीजिए सर, फिर से कर देते हैं। चलिए फिर से करते हैं, शिशुनाग वंश की बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए। शिशुनाग वंश की बात कर लेते हैं, जरा सुनते रहिएगा। शिशुनाग वंश की बात करेंगे, है ना? हर्यक वंश के बाद जो है कि आपको मगध की राजगद्दी पर कौन बैठेगा? शिशुनाग वंश बैठेगा। कोई दिक्कत? शिशुनाग वंश की बात करेंगे। शिशुनाग जो है कि इस वंश का जो है कि आपको क्या करता है, इस वंश की स्थापना करता है। और स्थापना करने के बाद जहां पर इससे पहले राजधानी पाटलिपुत्र के एरिया में था, उस राजधानी को उठाकर लेकर कहाँ चला आता है? उस राजधानी को उठाकर लेकर चला आता है वैशाली लेकर चला आता है। मतलब गंगा नदी के इस पार में, दक्षिण के तरफ में पटना में था, उस गंगा नदी के इस पार मतलब उत्तर की तरफ कहाँ लेकर चला जाता है? उसको वैशाली लेकर चला जाता है। कोई दिक्कत? कौन लेके चला जाता है वैशाली? शिशुनाग जो है कि आपको वैशाली लेकर चला जाता है। शिशुनाग जो अवंती का राजा था, अवंती वर्धन, अवंती का राजा का नाम होता है क्या? अवंती वर्धन होता है। अवंती वर्धन को पराजित कर देता है कौन? शिशुनाग पराजित कर देता है। और अवंती प्रदेश को किसमें मिला लेता है? अवंती प्रदेश को मगध में मिला लेता है। कौन मिला लेता है अवंती प्रदेश को मगध में? शिशुनाग आपको मिला लेता है। और इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने बस्त और कौशाम्बी जो महाजनपद था, जो बस्त महाजनपद था और कौशाम्बी महाजनपद था, इस पर भी जो है कि अधिकार कर लेता है। और इसको भी कहाँ के प्रदेशों में मिला लेता है? इसको भी मगध के प्रदेशों में जो है कि आपको मिला लेता है ना? मगध के प्रदेशों में मिला लेता है। और शिशुनाग की मृत्यु काला शोक के जो है कि आपको शिशुनाग की मृत्यु के बाद जो है कि आपको इसका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद जो है कि मगध में, है ना, शिशुनाग के बाद कौन बैठेगा अगला राजा? अगला बैठेगा काला शोक जो है कि आपको बैठेगा। और पुराणों में इसे जो है कि आपको काकवर्ण कहा गया है। किसको? काला शोक को काकवर्ण जो है कि आपको कहा गया है। किसको कहा गया है? काला शोक को कहा गया है। और यही काला शोक जो रहता है, ये जो है कि राजधानी को वैशाली से उठाकर फिर कहाँ लेके जाएगा? वैशाली से उठाकर पाटलिपुत्र जो है कि आपको लेकर जाएगा। और पाटलिपुत्र लेकर जाएगा। और इसका जो राजा बनता है, इसी समय ये द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवा देता है। कहाँ पे करवा देता है? अपनी राजधानी वैशाली में करवा देता है। उस समय इसकी राजधानी वैशाली होती थी, इसके पिता वाला राजधानी। और वहीं पे द्वितीय बौद्ध संगीत जो है कि आपको करवाया जाता है काला शोक के शासनकाल में। काला शोक किस वंश का था? हर्यक वंश। शिशुनाग वंश का न था काला शोक, किसका था? शिशुनाग वंश का जो है कि आपको रहता है। और काला शोक की मृत्यु के बाद इसका 10 पुत्रों
पुत्रों ने शासन किया था। और शिशुनाग का अंतिम जो शासक की बात करेंगे, अंतिम शासक कौन हो जाएगा? अंतिम शासक जो है कि आपको नंदीवर्धन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन। शिशुनाग का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद इसका 10 गो बेटा रहता है जो इसका शासन करता है। इस 10 बेटा में से जो अंतिम शासन करता है उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है नंदीवर्धन रहता है। कोई दिक्कत नहीं, हो गया शिशुनाग वंश खत्म। अब कौन वंश आएगा? नंद वंश आएगा। कौन वंश है? नंद वंश आएगा। सर ये मतलब राजधानी बनाने के पहले ये बौद्ध संगति मतलब बौद्ध संगीति करवा ले। राजधानी जब इस पिता जब मरता है उसके बाद तो 1 मिनट में राजधानी चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। उस समय जो है कि आयोजन करवाने के बाद जो है कि राजधानी अपना फिर से कहाँ लेके चलाता है? पाटलिपुत्र उठा के लेके आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद तीसरा राजवंश कौन आएगा मगध के साम्राज्य में? तीसरा आएगा नंद वंश आएगा। नंद वंश के बाद के बारे में जरा सुनिएगा। नंद वंश की स्थापना कौन करेगा? नंद वंश की स्थापना करेगा महापद्म नंद करेगा। कौन करेगा? महापद्म नंद जो है कि आपको करेगा। महापद्म नंद क्या करेगा? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या कर जो है कि आपको मगध में एक नया राजवंश का नींव डालेगा। इसी राजवंश का नाम होगा कौन सा? नंद वंश होगा। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को कहा जाता है। और महापद्म नंद को एक राठ या एक छत्र की उपाधि जो है कि आपको धारण किया है। कौन कौन उपाधि? 2 को धारण कर ले, पूछता है। एक छत्र की उपाधि महापद्म नंद, जिसे एकराठ यहाँ लिखा हुआ है। भारत में प्रथम शासक था जिसने एकराठ की उपाधि धारण किया था। और साथ साथ पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार जो है कि आपको माना गया है, धारण किया हुआ है। एकराठ के साथ साथ एक और उपाधि बताएं, कौन सा? एक छत्र। लिख लीजिएगा, एक छत्र की उपाधि लिख दीजिएगा। एक छत्र, एकराठ और एक छत्र की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है ना। और पाली ग्रंथों में, पाली जो ग्रंथ है, पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? उग्रसेन जो है कि कहा गया। किसको कहा गया? उग्रसेन। महापद्म नंद को कहा गया। किसमें कहा गया है? ये पाली ग्रंथों में कहा गया। पाली ग्रंथ में जो है कि आपको कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। और पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया, जो आपको लिखा होगा। परशुराम का दूसरा अवतार कहाँ बताया गया है? पुराणों में जो है कि आपको बताया गया है ना। पुराणों में जो है कि आपको बताया गया है। और इसने महापद्म नंद ने पंचाल को, इक्ष्वाकु को, काशी को, अस्मक को, कलिंग को, मैथिली इत्यादि जो है कि राज्यों को पराजित करता है। और अपने सीमा क्षेत्र में क्या करता है? विस्तार करता है। ये सब राज्य को अपने जो है कि अंडर में क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है, शामिल कर लेता है ना। और मगध में सर्वाधिक जो है कि विस्तार किसके काल में होता है? तो मगध में सर्वाधिक विस्तार जो है कि आपको महापद्म नंद के समय में जो है कि आपको होता है। और व्याकरण के महान जो है कि आपको विद्वान, जिसका नाम था पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि। व्याकरण के जो है कि आपको महान विद्वान रहते हैं, इसका नाम रहता है पाणिनि। पाणिनि जो है कि किसके समकालीन थे? तो महापद्म नंद के समकालीन कौन रहते हैं? पाणिनि रहते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा होगा, लिख दीजिएगा। पाणिनि किसके समकालीन होंगे? महापद्म नंद के समकालीन। समकालीन होंगे। ठीक है, लिख दिए, आगे चलें। हेलो, आवाज नहीं जा रहा क्या? यस सर। हो गया, चलिएगा। देखिएगा, इसमें जो है कि आपको कलिंग से जैन और जो है कि जिन सेन की मूर्ति जो है कि आपको कहाँ मंगवाया था? इसने जो है कि आपको मगध जो है कि आपको मंगवाया था। और कलिंग में इसने जो है कि एक नहर खुदवाई थी। और इसका प्रमाण जो है कि किससे मिलता है? कलिंग के नहर खुदवाने का, हाँ, हाथी गुफा अभिलेख से जो है कि आपको परिणाम निकलता है, अभिलेख से मिलता है। और हाथी गुफा अभिलेख किसका था? कौन सा शासक का था? कलिंग नरेश खारवेल का था। किसका था? कलिंग नरेश खारवेल का रहता है। और इस वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे। अंतिम शासक कौन बना? घनानंद जो है कि आपको बनता है। जरा सुनिएगा, पाणिनि तक बात को लिखे हैं। पाणिनि क्या होता है? महापद्म नंद का जो है कि समकालीन होता है। पाणिनि क्या होता है? पाणिनि जो है कि आपको व्याकरण का प्रसिद्ध विद्वान जो है कि आपको पाणिनि रहता है ना। सुनिएगा, आगे चलते हैं। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हो गया, जो आपको लिखा होगा। ये घनानंद की बात करेंगे। घनानंद के ही समय जो है कि यूनानी शासक कौन भारत पर आक्रमण करता है? तो इसके समय जो है कि सिकंदर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है?
सिकंदर जो है कि आक्रमण करता है। कब करता है सिकंदर आक्रमण? 326 बीसी में। हाँ बीसी में जो है कि आपको करता है। कोई दिक्कत? 326 में करता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि घनानंद किसके समकालीन था? घनानंद सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन जो है कि आपको रहता है। आप चलिएगा आगे। नंद वंश के आर्थिक और सैन्य रूप में काफी जो है कि संपन्न था, बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति यहाँ पर आ गया था। और मगध के जो है कि आपको सैन्य शक्ति से जो के डर से सिकंदर जो है कि किसकी जो है कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया? सिकंदर की सेना जो है कि आपको ब्यास नदी से जो है कि ब्यास नदी, फिर गलती हो जाएगा, झेलम नहीं बोलिएगा, है ना, झेलम नहीं, किस नदी को पार करने से मना कर दिया? ब्यास नदी को जो है कि पार करने से जो है कि आपको सिकंदर की सेना जो है कि इनकार कर देती है। किसका? इसका केवल मगध के शक्ति को देखते हुए, मतलब कि घनानंद के शक्ति को देखते हुए कहता है कि जाएगा तो बहुते मारेगा, इसलिए झेलम नदी को नहीं पार करना है। झेलम नदी कहाँ तक अब शासन पहुंचा दिया है? कश्मीर तक शासन पहुंच चुका है सर। ब्यास नहीं, सॉरी, आपके चक्कर में हम भी झेलम में बोल रहे हैं। ब्यास नदी जो है कि आपको क्या होगा? वहीं पे युद्ध हुआ था, इसीलिए सर हम बोल रहे थे। तो हाइड स्पीच का नहीं युद्ध हुआ था, जो झेलम या बिदस्ता के किनारे जो है कि आपको हुआ था, है ना, वो जो है कि युद्ध हुआ था, है ना, वो जो है कि आपको हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कि आपको होता है। और इसी के राजा, इसी के शासन काल में एक राजा जाता है। एक राजा का नाम होता है, एक पंडित जी, ब्राह्मण बोलिए, राजा मत बोलिए, ब्राह्मण जाता है। इस ब्राह्मण का नाम होता है घनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण जाता है जिसका नाम होता है चाणक्य। चाणक्य का दो और नाम है, बताइए तो कौन कौन? कौटिल्य और विष्णुगुप्त है कि आपको इसका दो और नाम है, ठीक ना, दो और नाम है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इसके राज दरबार में कौन जाता है? घनानंद के राज दरबार में जाता है चाणक्य जाता है। और चाणक्य ये पंडित जी रहता है, तो पंडित जी का ये राज दरबार में क्या कर देता है? अपमान कर देता है। किसका अपमान कर देगा? चाणक्य का। चाणक्य का अपमान कर देगा। कौन? घनानंद इसका अपमान कर देगा। तो यहाँ से ये जो है कि आपको बोल के आता है कि तुम जितना हीरो बन रहे हो, मतलब कि तुम जितना शक्तिशाली बन रहे हो, इससे भी बड़ा राजा हम खड़ा करेंगे मगध के राजगद्दी पर, और वो तुम्हारा जो है कि आपको सारा जो है कि नाश करके अगला जो है कि राजा बनेगा, है ना। उसके बाद ये चलते हैं, चलने के बाद जो है कि आते हैं और खोजते खोजते एक बच्चा को खोजते हैं जिसका नाम होगा, क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्या नाम होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो है कि आपको क्या करते हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता जो है कि आपको करते हैं, दीक्षा जो है कि आपको देते हैं। शिक्षा देने के बाद जो है कि युद्ध कला को सिखाते हैं, और युद्ध कला के सिखाने के बाद जो है कि इसको उतारते हैं। किसके विपक्ष में उतारते हैं? घनानंद के विपक्ष में जो है कि आपको उतारते हैं। और नंद वंश का पतन जो है कि आपको कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व वाले मौर्य वंश की स्थापना जो है कि यहाँ पर घनानंद के द्वारा जो है कि आपको अंतिम शासक हो जाएंगे, और यहाँ पर मौर्य वंश का नींव पड़ेगा। अब मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन बनेगा? अब यहाँ पर चंद्रगुप्त जो है कि आपको मौर्य पड़ेगा। पंडित जी का अपमान जो है कि किया, इसके लिए पंडित जी अपना जो है कि को दिखा दिए कि क्या करना है। एक राजा को तैयार करते हैं, इसका पूरा राजगद्दी समाप्त कर देता है। बहुत बड़का अपना आप में क्या बोलता है, नहीं हो जाता, कभी कभी एटीट्यूड हो जाता है कि हमरा से कम क्या, जब जो है कि सिकंदर जैसा सेना को जो है कि हमने टपने नहीं दिया, है ना। समय आया था कि महापद नंद के समय आया था ना, घनानंद के समय आया था, घनानंद के समय, ठीक है, घनानंद के समय आया था, ठीक है। हाँ बोलिए। घनानंद को अग्रमीज बोला जाता है। घनानंद को अग्रमीज जी, ऐसा तो कहीं नहीं देखे, हो सकता है, देखना पड़ेगा फिर अग्रमीज के बारे में, है ना। कहीं लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? यूनानी के लेखक ने। अच्छा, यूनानी के लेखक ज्ञान बिंदु वाले सर बता रहे थे, पता नहीं उनके टेस्ट तो हो सकता है, तो बोले ना कि हो सकता है, नहीं जानकारी है इसके बारे में, है ना, हो सकता है। अब देखिएगा क्या होता है। घनानंद को पराजित कौन करता है? घनानंद को पराजित कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य करता है। और उसके बाद जो है कि नया राजवंश का नींव रखेगा। कौन सा वंश का राजवंश का नींव होगा? मौर्य वंश की स्थापना होगी। इसके बाद जो है कि मौर्य वंश की स्थापना होगी और शुंग वंश का, इसके बाद जो है कि मौर्य के बाद तब फिर कौन सा वंश आएगा? अंतिम शुंग वंश आएगा। अब किस वंश को शुरुआत करें? मौर्य वंश की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं, मौर्य वंश की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। आइएगा, मौर्य वंश एवं पूर्व विदेशी आक्रमण। इसी के समय जो है कि ईरानी आक्रमण भी होगा और इसी के समय यूनानी आक्रमण भी जो है कि आपको होगा। किसके समय में होगा? मौर्य वंश से पूर्व जो है कि आपको आक्रमण होगा। पूर्व, मौर्य वंश से पूर्व में जो है कि आक्रमण होगा, है ना, पूर्व में आक्रमण होगा। भारत में प्रथम जो है कि भारत में प्रथम जो है कि विदेशी आक्रमण और ईरानियों के द्वारा जो है कि आपको कौन सा वंश के द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा अखमनी वंश।
हकमनी वंश के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और हकमनी वंश का प्रथम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? साइरस द्वितीय के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया। 558 बीसी से 529 जो है कि आपको बीसी में जो है कि भेजा गया, जो हकमनी वंश का शासक था, लेकिन ये असफल जो है कि आपको हो गया। तो पहला तो आपको खत्म, विदेशी वाला में ईरानिया खत्म, हकमनी वंश का शासक आया, लेकिन ये भारत में तो किया, लेकिन ये असफल हो गया। लेकिन प्रथम जो है कि सफल आक्रमण जो है कि कौन किया है? तो प्रथम सफल आक्रमण जो है कि आपको डेरियस प्रथम। इसका जो है कि प्रश्न बहुत बार पूछता है कि डेरियस प्रथम के द्वारा प्रथम बार जो है कि क्या किया गया? सफल जो है कि आक्रमण जो है कि आपको किया गया डेरियस प्रथम के द्वारा। और 516 बीसी में जो है कि इसका दूसरा आक्रमण जो है कि आपको दारा एक ने जो है कि आपको किया था। द्वारा एक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में जीता तथा ईरानियों का 20वां जो है कि प्रांत जो है कि आपको बनाया। और यहाँ से जो है कि आपको 360 जो है कि क्या लेके चला गया? टैलेंट जो है कि आपको टैलेंट स्वर्ण की जो है कि प्रतिमा जो है कि आपको लेकर चला गया। स्वर्ण का मूर्ति था, इसको जो है कि आपको लेकर चला गया। और इसका प्रभाव क्या हुआ? तो प्रभाव हुआ कि खरोष्ठी लिपि का जन्म जो ईरानियों के द्वारा अरमाइक लिपि से क्या हुआ था? अरमाइक लिपि से विकसित हुआ था। तो खरोष्ठी लिपि किसका रूप जो है कि आपको देखने को मिलेगा? तो अरमाइक का ही रूप जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कौन सा लिपि? खरोष्ठी लिपि, है ना? खरोष्ठी लिपि। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मौर्य काल में ईरानियों का प्रभाव पड़ा। राजप्रसाद, स्तंभ इत्यादि जो है कि यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। ईरान के साथ जो है कि आपको बाद में आर्थिक संबंध जो है कि आपको बढ़ा है। उसके बाद ईरानी युद्ध आएगा। ईरानी युद्ध में सबसे पहला सिकंदर आएगा, जो सिकंदर के बारे में आपको देखना पड़ेगा। सिकंदर का जन्म की बात करेंगे। इसका जन्म अरमाइक का ही जो है कि निकला हुआ भाग है खरोष्ठी, ठीक ना? अरमाइक से ही निकला हुआ भाग कौन सा है? खरोष्ठी, ठीक है? खरोष्ठी दोनों लिपि का। हाँ, ईरानी जो है कि आपको जन्मदाता जो है कि आपको होगा, ईरानी पद्धति से जो है कि आपको आधारित होगा। सिकंदर का जन्म देखिए तो कब है? 556 बीसी में। 556 बीसी में जो है कि इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था 356 है, 556 बोल दिए, सॉरी 356 है। पिता का नाम इसका क्या था? पिता का नाम था फिलिप था। क्या था? फिलिप था। अब फिलिप जो है कि आपको कहाँ का शासक थे? मकदूनिया के शासक। हाँ, पिता जो है कि इसके मकदूनिया के शासक थे, लेकिन इसकी हत्या जो है कि पिता की 300 किसका? सिकंदर की हत्या होगा, है ना? 329 में जो है कि आपको होगा ना, इसके पिता की हत्या जो है कि आपको कर दिया जाएगा। 329 में जो है कि इसकी पिता की हत्या कर दिया जाएगा, फिलिप की हत्या कर दी जाएगी। और 319 में जो है 329 बीसी में जो है कि आपको 20 वर्ष की आयु में सिकंदर क्या होता है? सिकंदर अपने पिता की राजगद्दी को संभालता है, मतलब मकदूनिया का शासक कौन बनेगा? सिकंदर जो है कि मकदूनिया का शासक बनेगा। और सिकंदर का हम गुरु की बात करेंगे। इसका गुरु कौन था? अरस्तु जो है कि आपको, या बोलेगा अरस्तु का शिष्य कौन था? तब भी हो जाएगा क्या? सिकंदर जो है कि अरस्तु का जो है कि आपको शिष्य जो है कि आपको हो जाएगा। और यह विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से 326 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण किया था? भारत पे जो है कि आक्रमण किया था। और वो भारत के हिंदू कुश पर्वत को पार कर जो है कि आपको आया था। भारत के हिसाब में जो है कि आपको आया था। जरा देखिएगा हिंदू कुश का स्थिति क्या है, हम आपको बता देते हैं। हिंदू कुश की स्थिति देख लीजिए क्या होने वाला है। देखिएगा ये उत्तराखंड में, ये देखिए ये हो गया भारत, लद्दाख के ऊपर है ना? अच्छा, लद्दाख। ये भारत हो गया, ये हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के सटले हो गया अफगानिस्तान, है ना? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक पर्वत श्रृंखला है। इसी पर्वत श्रृंखला को हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला कहते हैं, है ना? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसी को पार करते हुए जो है कि आपको भारत के प्रदेशों में एंट्री किया था। कौन? इसी को पार करते हुए सिकंदर जो है कि आपको भारत के प्रदेशों में जो है कि आपको एंट्री किया था। और किसको जो है कि नदी को जो है कि पार करने से इनकार कर दिया? ब्यास नदी को जो है कि आपको, ब्यास नदी जब आपको हम पढ़ा रहे थे, जब आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रहे थे, वहां पर ब्यास नदी तंत्र आपको पढ़ाए होंगे, ब्यास, है ना? अब ब्यास आपको जम्मू कश्मीर वाला इलाका में पढ़ाए होंगे। तो यही जम्मू कश्मीर वाला इलाका में ब्यास रिवर को ये पार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। कौन इनकार कर दिया? सिकंदर की सेना जो है कि आपको इनकार कर देता है। देखिएगा सिंधु नदी तंत्र को एक बार देख लीजिए, ये तो है नहीं ऐसे हिस्सा, लेकिन देख लीजिए, समझ लीजिए क्या था, है ना? देखिएगा ये जो है कि आपको सिंधु नदी तंत्र था। ये सिंधु नदी तंत्र जो है कि आपको था, ये सिंधु नदी है। सबसे बड़ा कौन है? सिंधु है। अब सिंधु की बात करेंगे। सिंधु के बाद जो है कि आपको कौन सा निकलेगा? ये झेलम नदी यहाँ से निकलेगा।
यहाँ से जो है कि आपको झेलम निकलेगा। झेलम के बगल से जो है कि आपको ये 12 रचना से यहाँ से जो है कि आपको चिनाब निकलेगा, जो झेलम में मिल जाएगा। ये हो गया झेलम हो गया, ये हो गया चिनाब हो गया। रावी। ये जो है कि उसके बाद जो है कि आपको क्या होगा, फिर जो है कि आपको यहाँ से निकलेगा रावी। रावी जाके जो है कि आपको किसमें मिलेगा, झेलम में जो है कि आपको मिलेगा, है ना। अब फिर यहाँ से जो है कि आपको देखेगा, यहाँ से जो है कि आपको ब्यास निकलेगा। ब्यास ब्यास जो है कि आपको यहाँ पर रुकेगा और इधर से आएगी जो है कि आपको कौन आएगी, सतलज आएगी। और सतलज आके जो है कि आपको इसमें मिल जाएगा, और ये सब जाकर इसमें मिलेगा, और ये सब जाकर इसमें जो है कि मिलकर ये सिंधु नदी तंत्र जो है कि पूरा पूरा बना देगा। ठीक है, ये पूरा पूरा सिंधु नदी तंत्र बना देगा। नदी पार करेगा तब ना आएगा सर ब्यास नदी पे हाँ, तो झेलम। इसी में जो है कि देखिए तो कौन सा सिंधु नदी को पार कर दिया, अफगानिस्तान वाला इलाका में पाकिस्तान से कर दिया। झेलम नदी पर जो है कि आपको झेलम या विदस्ता का जो है कि आपको युद्ध जो है कि आपको होता है, लेकिन कौन सा नदी को पार करने से जो है कि मना कर देता है, ब्यास। ब्यास। यहाँ तक जो है कि पहुंच जाता है, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ वाला इंटर करने पर इसके जो है कि नदी को पार करने से इनकार कर देता है। इसकी सेना बोलता है कि अब नहीं, है ना, अब नहीं। ठीक है, थक नहीं गया था। इस सेना का जो है कि आपको शासक देख के मतलब बोला था कि अगर पार करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है कि आपको कौन, और उस समय जो है कि घनानंद का जो है कि आपको शासन चल रहा था, घनानंद का। ठीक है, अच्छा ठीक। घनानंद के डर से नहीं पास किया। गौरी भी नदी था, है ना, बहने का भी जो है कि डर था। घनानंद के जो सेना से भी डर था। इसके लिए भी जो है कि आपको पार करने से ये मना कर देता है। चलेगा। यह जो है कि आपको शिष्य जो है कि किसका था, अरस्तु का शिष्य था, जो विश्व विजेता निकलने के लिए 300 जो है कि आपको 26 बीसी में ये भारत पर आक्रमण करता है, और यह हिंदू कुश पर्वत को पार करके आता है। तक्षशिला का शासक जो है कि अब भी कौन था, तक्षशिला का शासक उस समय अब भी था, अम्भी जो है कि अम्भी ने इसके समक्ष क्या कर दिया, आत्मसमर्पण जो है कि कर देता है। समझिए, तक्षशिला का उस समय शासक रहता है अम्भी, इससे डर जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। किसके विरुद्ध आत्मसमर्पण कर देता है, सिकंदर के विरुद्ध। किसके, सिकंदर के विरुद्ध जो है कि कर देता है। उसके बाद सिकंदर की सेना पहुंचती है पंजाब। पंजाब के शासक पोरस और पेरू के साथ जो है कि आपको झेलम नदी का युद्ध जो है कि आपको होता है ना। पोरस के साथ जो है कि किस नदी पर होता है, झेलम नदी पर जो है कि आपको युद्ध होता है, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। तो पूछेगा हाइडे स्पीच का युद्ध किस किस के बीच हुआ है, सिकंदर और पोरस के बीच। हाँ ना, पंजाब के शासक पोरस और राजा सिकंदर के बीच जो है कि आपको हाइडे स्पीच या जो है कि आपको झेलम नदी पर एक युद्ध लड़ा गया, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, है ना। जिसमें पोरस क्या हो जाता है, पोरस पराजित हो जाता है। समझ रहे हैं, झेलम पर इसको जो है कि आपको पराजित जो है कि कर देता है, और झेलम नदी पर जो है कि आपको होता है ये युद्ध। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से क्या कर देती है, ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। उसके बाद जो है कि आपको लौट जाता है, और 323 बीसी में जो है कि 33 साल की स्थिति में जो है कि आयु में इसकी जो है कि मृत्यु कहाँ हो जाएगी, बेबीलोन में इसकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, बेबीलोन में जो है कि आपको हो जाएगी। बेबीलोन अफगानिस्तान क्षेत्रों में शायद पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे सर, जैसे ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा, उसी टाइप से झेलम का वितस्ता होगा। विदस्ता, हाँ विदस्ता बिल्कुल सही है ना। वितस्ता, बेबीलोन। सर इसको मतलब जहर भी दिया गया था क्या सिकंदर को? जहर के बारे में तो नहीं पता है। मैडम बुक लेकर बैठी है? नहीं पढ़े तो हमको याद है, बुक नहीं देख रहे हैं। ये जो है आपका बेबीलोन, बेबीलोन सिटी विच कंट्री, विच कंट्री, घर इराक में होगा, इराक में हो, ठीक है, इराक में। आगे चलते हैं। सिकंदर ने 19 माह तक जो है कि भारत में जो है कि आपको रुका, और जो है कि आपको क्या किया, 19 माह तक रुका, और 325 बीसी में जो है कि वापस जो है कि आपको लौट गया। और सिकंदर का जल सेनापति की बात करेंगे, इसका जल सेनापति निर्याकस था। जबकि सिकंदर का थल सेनापति की बात करेंगे, कौन था, सेलुकस निकेटर, इसका जो है कि आपको थल सेनापति जो है कि आपको था। और प्रिय घोड़ा की बात करेंगे, प्रिय घोड़ा कौन था, बौका फेला इसका प्रिय घोड़ा जो है कि आपको था, है ना। और झेलम नदी के किनारे तट पे जो है कि बौका फेला या बौका फेला के नाम से जो है कि आपको क्या बसाया था, एक नगर को बसाया था। किस नदी के किनारे बसाया था,
झेलम नदी के किनारे जो है कि आपको बसाया था, है ना। और जो है कि आपको प्रभाव की बात करेंगे, इसी के प्रभाव से गंधार शैली का विकास जो है कि आपको होता है, और जो है कि भारत में एकीकरण जो है कि आपको होता है, और यूनानियों का संपर्क जो है कि आपको भारत से बढ़ जाता है। इसी के प्रभाव के बाद जो है कि आपको बढ़ता है। यहाँ से गुरु का क्रम पूछेगा। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो। क्या था? प्लूटो। प्लूटो का गुरु का नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो था, अब प्लूटो का गुरु का नाम जो है कि आपको सुकरात था। क्या था? सुकरात। बोलिए। SAPS, साप। मतलब याद कर लीजिएगा ऐसा ही। अब जिसको जैसा ट्रिक याद करना है वो याद कर लीजिएगा। अब कौन आएगा? अब बीच में जो है कि घुस गया था सिकंदर। अब जो है कि हम लोग कहाँ से शुरू खत्म किए थे? घनानंद की आपको हत्या हुई थी और इसका जो है कि हारा था। उसके बाद मौर्य वंश जो है कि आपको नींव डाला था। कौन सा वंश नींव डाला था? मौर्य वंश। तब आते हैं, स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश को। स्टार्ट करें? आइएगा मौर्य वंश की बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिकंदर पढ़ाए तो मौर्य वंश का था ना? नहीं, मौर्य वंश का कैसे हो जाएगा? ये बीच में एंट्री कर दिया जो है कि नहीं देखना है कि यूनानी और ईरानी शासक का बीच में एंट्री हो गया है, आक्रमण हो गया है। इसी बीच में न जो है कि आपको आक्रमण हो जाता है। घनानंद के बाद जो है कि आक्रमण हो जाता है, लेकिन बुकों में सजाया नहीं गया है। बुकों में आपको जैसे तैसे जो है कि आपको बता दिया जा रहा है, बुकों में आपको नहीं बताया जा रहा है। बीचे में ये आक्रमण कर देता है। इसी सबके शासन काल में इस सबका आक्रमण हो जाता है। यूनानियों का और ईरानियों का आक्रमण हो जाता है। इसी यूनानी और यूनानियों में जो है कि आपको किसको पढ़ना है? तो इसी में जो है कि आपको पढ़ना है सिकंदर को पढ़ना है। अब सिकंदर जो है कि आपको चला जाएगा। अब इसी क्रम में जो है कि आपको मगध में कौन सा वंश का नींव जो है कि पड़ जाएगा? मगध में जो है कि मौर्य वंश का नींव पड़ जाएगा। अब मौर्य वंश जो है कि देखिए 322 BC से लेकर कब तक जो है कि चलेगा? 185 185 जो है कि BC। याद रखिएगा सिकंदर की मृत्यु कब होती है? कितने BC में होती है? जस्ट ऊपर में किए हैं 323। अच्छा, तो 323 के बाद नहीं वंश स्थापित हुआ है कि 323 से पहले हो गया है? नहीं सर। ठीक है ना, क्रम सही है ना? तब इसके हिसाब से तो नंद वंश में मतलब ही मर गया था वो, नंद वंश में। हाँ, नंद वंश के समय में जो है कि आपको चलता है 321 तक नंद वंश चलता है। और नंद वंश के बाद 322 में जो है कि आपको क्या होता है? घनानंद पराजित होता है। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि आपको चलेगा, जो आगे चलते हुए जो है कि आपको शासक बनेगा, मौर्य वंश का शासक जो है कि आपको बनेगा। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जरा बात करते हैं, मौर्य वंश के बारे में बात कर देते हैं। सर, बहू के फेला जो नगर बसाया था झेलम नदी के तट पे, तो वर्तमान में भी जम्मू कश्मीर पड़ेगा? किस एरिया में पड़ेगा सर? जम्मू कश्मीर। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बढ़ता है तो वर्तमान में वही ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा कौन सा स्रोत है? पुरातात्विक। एक जो है कि साहित्य से मिलने वाला क्या क्या स्रोत मिलेगा, और दूसरा मिलेगा पुरातत्व से मिलने वाला क्या क्या स्रोत मिलेगा। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या होगा, आइएगा। सबसे पहले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य विष्णुगुप्त शास्त्र के रचयिता हैं। इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है जो मूल रूप से किस विषय पर आधारित होने वाला है? राजनीति। और देखिएगा ये तो सबको पता है राजनीति, लेकिन यहाँ लोक प्रशासन भी है। याद रखिएगा लोक प्रशासन पूछ सकता है। राजनीति अगर न दे तो लोक प्रशासन मार के निकल जाना है, ठीक ना? लोक प्रशासन मार के निकल जाना है। ये राजनीति के साथ साथ किस पे था? लोक प्रशासन पे जो है कि आपको विषय पर आधारित था। कौन सा पुस्तक? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। चाणक्य आ गया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा साहित्यिक स्रोत इसका मिलेगा इंडिका से। किससे मिलेगा? इंडिका। और इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज के द्वारा जो है कि इंडिका लिखा है। तीसरा इसका साहित्यिक स्रोत जो है कि मिलेगा मुद्रा राक्षस से। किसके द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त के द्वारा जो है कि आपको मुद्रा राक्षस जो है कि आपको लिखा गया। इस पुस्तक से भी साहित्य स्रोत मिलेगा। और इस पुस्तक का जो है कि आपको चाणक्य के द्वारा जो है कि आपको कूटनीति को दर्शाया गया है। इस पुस्तक में चाणक्य के द्वारा क्या दर्शाया गया है? कूटनीति को दर्शाया गया है। जो घनानंद को जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराया गया था, वही कूटनीति को दर्शाया गया है। कैसे इसको हराया गया था? किसमें मिलेगा? मुद्रा राक्षस में मिलेगा। विशाख दत्त द्वारा कृति जो है कि आपको लिखा गया पुस्तक होगा मुद्रा राक्षस, है ना।
पुराणों से भी इसकी जानकारी जो है कि आपको मिलती है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी का साहित्यिक जानकारी भी जो है कि आपको पुराणों से भी जो है कि आपको मिलता है। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे, अशोक के स्तंभ लेख से भी जो है कि आपको मिलता है। अशोक के अभिलेख से मिलता है। अशोक के अभिलेख में भवन, स्तूप, गुफा और मृदभांड से भी इसका जो है कि जानकारी मिलता है। साथ साथ जूनागढ़ अभिलेख से भी इसकी जानकारी जो है कि आपको मिलती है। स्थापना का बात कर लेते हैं। स्थापना, यहीं से जो है कि कहानी की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। कहानी की शुरुआत अब जरा सुनिएगा क्या होता है। नीचे क्या थोड़ा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बताइए सर। ये जो बतलाई सर इसके बारे में कहाँ गया, और थोड़ा सा नीचे कीजिए सर। नहीं और यही नीचे है, कर देते हैं। नहीं ऊपर थोड़ा सा। भवन, स्फूत, गुफा, ये जो है क्या लिखे? मृदभांड। सर ये सब का क्वेश्चन कैसे आएगा सर? ये अभिलेख का जो है सब अच्छा, ये जो है कि जानकारी अशोकों के बारे में पुरातात्विक जानकारी, पुरातात्विक मतलब जानकारी कैसे मिलती है अशोक के जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो कुछ भवन का निर्माण करवाया गया जिसके बारे में जानकारी मिलती है भवनों से। कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया गया जिसमें अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया। उसमें बोला गया कि हाँ इससे पहले जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया, लिखा गया। कुछ गुफाओं से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। कुछ मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तनों से भी जो है कि आपको पता चलता है। ठीक ना, पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आइएगा। अब जो है कि क्या होगा, आपको हम कहानी बताए थे। घनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण जाता है। इस ब्राह्मण का क्या नाम होता है? चाणक्य जाता है। चाणक्य की बेइज्जती होती है, उस जो है कि बड़े दरबार में बेइज्जती होती है। बेइज्जती होने के बाद चाणक्य वहां से निकलता है और एक पकड़ता है बच्चा को जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। और उसको जो है कि शिक्षा दीक्षा देने के बाद, कला देने के बाद इसको भिड़ा देता है। किससे भिड़ाता है? घनानंद से। घनानंद से भिड़ाता है। और यहाँ पर ये जो है कि आपको जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब अपना बदला लेने के लिए मतलब तैयार किया हाँ, लड़का को, नहीं वो सर? अपने पंडित जी अपना बदला लेने के लिए इसको तैयार करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि आगे चल के राजवंश को बड़का खड़ा कर देगा। वो चाहते हैं कि हमको ये बेइज्जती किया, इसका बेइज्जती का हम बदला लेंगे उससे। ठीक है, बदला लेने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है कि आपको मगध में कौन सा राजवंश का नींव पड़ेगा? मौर्य वंश का नींव जो है कि आपको पड़ेगा। और मौर्य वंश का पहला शासक बन के आएंगे। कौन आएंगे? चंद्रगुप्त जो है कि मौर्य जो है कि आपको आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन और जो है कि स्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है बताइए? लुसेंट में भी लिखा होगा। सेंट्रोकोटस जो है कि आपको कहा है। क्या कहा है? सेंट्रोकोटस जो है कि आपको कहा है ना, नीचे भी लिखा होगा। और इसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने, इसकी पुष्टि जो है कि किसने किया है? तो इसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी जो है कि आपको किया है। और प्लूटार्ट और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? प्लूटार्ट और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा होगा तो लिखना पड़ेगा। सर, लिखा हुआ है सर। आगे चलते हैं, सुनिएगा और कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम था, जिसका पंडित जी, क्या नाम था पंडित जी का? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इसने जो है कि आपको चंद्रगुप्त की सहायता, हाँ उसी कौटिल्य को ही कहते हैं, है ना, जो है कि 321 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। और मौर्य वंश ने 305 में सिकंदर के उत्तराधिकारी जो है कि एक था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। क्या नाम था? सिकंदर का उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर से एक युद्ध लड़ता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि युद्ध लड़ता है और सेलुकस निकेटर को पराजित कर देता है। किसको पराजित कर देता है? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर को पराजित कर देता है। सेलुकस निकेटर किसका राजदूत था? सिकंदर का। सुनिएगा, सिकंदर उस समय एक्टिव रहता है। सिकंदर के मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेलुकस निकेटर एक्टिव हो जाता है। उससे एक युद्ध होता है, और उसमें और किसमें युद्ध होगा? चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध होगा। किसमें होगा? चंद्रगुप्त मौर्य में होगा। इसमें जो है कि आपको सिकंदर के सेनापति जो था सेलुकस निकेटर, ये हार जाता है। क्या होता है? हार जाता है। और हार गया तो जीता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कि जीतने के बाद संधि होती है, और संधि के बाद जो है कि आपको होता है ना कि देखता है सेलुकस निकेटर की इतना योग्य शासक हमको नहीं मिलेगा, ऐसा योग्य शासक हमको नहीं मिलेगा, तो ये एगो प्रपोजल रख देता है चंद्रगुप्त मौर्य के सामने में। क्या प्रपोजल रख देता है? कि हमारी बेटी से ब्याह कर लीजिए। कौन बेटी से ब्याह करने का प्रपोजल डालता है? सेलुकस निकेटर।
सेलुकस निकेटर न डालेगा, है ना, सेलुकस निकेटर डालेगा, किसको बोलेगा कि बेटी से विवाह करने के लिए? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है कि रेडी हो जाएंगे और इसकी बेटी का नाम रहता है कार्नेलिया। क्या नाम रहता है? कार्नेलिया इसकी बेटी का जो है कि आपको नाम रहता है। कार्नेलिया से विवाह किसका होता है? कार्नेलिया से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि आपको विवाह जो है कि आपको हो जाता है, कार्नेलिया से विवाह हो जाता है। कार्नेलिया किसकी पुत्री रहती है? सेलुकस निकेटर की जो है कि आपको पुत्री रहती है। और इस समय दहेज के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य को 4 गो प्रांत दे दिया जाता है दहेज के तौर पर। एक होता है काबुल, एक होता है कंधार, एक होता है मकरांत और एक होता है हेरात। 4 गो प्रांत याद करिएगा, नाम पूछता है कौन कौन? है, मकरान है और हेरात है। ये 4 गो किसके तौर पे मिलता है? दहेज के तौर पे जो है कि आपको प्राप्त होता है। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत सारा हाथिया रहता है, तो ये कहता है कि हाथिया हमारे यहाँ से आप ले जाइए। तो अपने ससुर को 500 हाथी ये जो है कि गिफ्ट में देता है। कौन देता है? 500 हाथी दान में निकेटर को सेलुकस निकेटर को जो है कि आपको देगा 500 हाथी जो है कि आपको दान में जो है कि आपको देता है ना। और सेलुकस जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के जो है कि आपको, है ना, किसका राजदूत बन, किसको जो है कि भेजता है राजदूत बनाकर? मेगास्थनीज को जो है कि आपको भेजता है। और मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक की रचना की जाती है। इस पुस्तक का क्या नाम रहता है? इंडिका जो है कि आपको रहता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा शासक पहला मगध का बन जाता है जिसका विस्तार कहां तक पहुंच जाता है? हिंद कुश पर्वत के उस पार तक पहुंच जाता है, जहां हिंद कुश पर्वत को पार करते करते सिकंदर आया था। अभी जस्ट बताया ना हिंद कुश पर्वत के बारे में। जी। वही हिंद कुश पार करते हुए, पर्वत को पार करते हुए उस एरिया तक किसका अधिकार हो जाता है? उस एरिया तक चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि आपको अधिकार हो जाता है। समझ रहे हैं? मगध एगो छोटका सा राज्य में बिहार के राज्य से शुरू किया, आई अफगानिस्तान तक पहुंचले, है ना। अफगानिस्तान तक समझिए पहुंचले। एगो छोटका सा राज्य बिहार से शुरू कैले, पूरा जगह हथिया उकिया लिया। आज के समय में देखिएगा तो कुछ नहीं हो रहा है ना जी सर। तो बीच बीच में सेना होगा ना सर चारों तरफ इसका? हाँ, तो सेना नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? राजा है तो राजा, उस समय का बात अलग था, है ना। अभी का बात थोड़ा सा अलग है ना। चलिएगा अब सुनिएगा, समझिए उस समय बिहार कितना फेमस था कि पूरा पूरा भारत बिहार से चल रहा था। आज सबसे बिहार का गर्त स्थिति हो गया है कि बिहार जो है क्या, है ना, अब तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो बिहार उस समय क्या था? बिहार की स्थिति हम आपको जस्ट ना बताए, मगध का स्थिति आपको नहीं बताए हैं क्या? बिहार का मैप बता के सबसे पहले मगध तो बताए ही ना, यही ना बिहार था। बोलेगा बिहारी बिहारी, अब बिहारी से काम हुआ तो ये यही ना आपका था। सर चंद्रगुप्त मौर्य के आगे पीछे ये सर झारखंड ये सब मिला था, नहीं था उससे मतलब थोड़ी ना, उससे मतलब थोड़ी स्थान ना देखिए। मगध का एरिया कौन सा था? बिहार उतना बड़ा साम्राज्य होने से क्या मतलब? मगध का एरिया ना देखिए। मगध का एरिया पटना है, गया है और जो है कि आपको नालंदा है, यही सब ना एरिया था। तो इसी तो का एरिया का राजा ही जो है कि आपको हुआ है ना। बोल रहे थे सर इसी के पीछे ना तोता चलता था, वो जो मतलब आगे पीछे सैनिक तोता चलता। हाँ, आगे पीछे तोता जो है कि आपको चलता था, है ना, तोता चलता था। तो कहाँ तक इसका जो है कि आपको हो चुका है? कहाँ तक जो है कि विस्तार अब कर चुका है? ये हिंदू कुश पर्वत तक जो है कि आपको विस्तार जो है कि आपको कर चुका है। साथ साथ ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में जो है कि आपको सौराष्ट्र तक और पूरब में बंगाल तक इसका विस्तार हो गया। उस समय बंगाल पे भी सबको अलग था, बंगाल जो है कि आपको अलग था। बंगाल तक भी जो है कि आपको किसके समय अधिकार होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकार होता है, ठीक ना। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय बंगाल तक जो है कि आपको अधिकार कर लिया जाता है, ठीक ना, अधिकार कर लिया जाता है। आगे सुनिएगा। देवी भी शक्ति नहीं न था चंद्रगुप्त मौर्य देवी शक्ति उससे क्या होगा? और विष्णुगुप्त जो शिक्षा दिए, ग्रहण किए, क्या पता उसको अंदर और भी कुछ बचपन से बहुत मजबूत बनाया गया था, हर चीज को उसको दिखलाया गया था, बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं, छोड़िए वो सब देवी शक्ति करना बात करना, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अंतिम वर्षों पर जो है कि मगध में 12 वर्षों तक क्या पड़ गया? 12 वर्षों तक भीषण जो है कि आपको अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? 12 वर्षों तक भीषण जो है कि अकाल पड़ता है। और अकाल पड़ने के बाद जो है कि यह जो है कि अपना गद्दी को छोड़ देता है। कहता है कि इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, हमारा ही राज्य में क्या हो गया? मगध में अकाल जो है कि पड़ गया। ये जो है कि अपना गद्दी को छोड़ते हैं, गद्दी को छोड़ के पहुंच जाते हैं कहाँ पे?
श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पहुंच जाते हैं। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक पहाड़ का नाम पूछेगा, चंद्रगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चंद्रगिरी की पहाड़ी। इस चंद्रगिरी पर पहाड़ी पर जो है कि जाकर बैठ जा, संलेखना विधि को अपनाते। वही संलेखना विधि कौन सा विधि था? यही जो है कि आपको जो है कि तपस्या करने लगते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि जैन धर्म को मानते थे। यही संलेखना विधि से जो है कि आपको क्या होता है, इनकी जो है कि प्राण की त्याग हो जाता है। 298 में इसकी प्राण की त्यागती हो जाएगा। अब प्राण जब त्यागेंगे उसके बाद अगला राजा बनेगा, कौन बनेगा अगला? बिंदुसार जो है कि आपको बनेगा। इतना कहानी था किसके प्रति था? इतना कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति था। आइए लिखल क्या क्या है थोड़ा सा लिखल भी देख लेते हैं। देखिए, स्थापना मिटाने दीजिए पहले इसको। पूरा कहानी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अभी मत बोलिएगा कि एशियंटों को उड़ा दिए एकदम, जैसे एशियंट जैसे सब पढ़ा है उसे पढ़ा रहे हैं। स्थापना, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। चाणक्य, कौटिल्य या जो है कि आपको विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनकी जो है कि सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को क्या किया था? घनानंद को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि आपको 322 से लेकर 298 बीसी तक जो है कि आपको बैठेगा। इन्होंने बौद्ध जैन ग्रंथों के अनुसार जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है, क्षत्रिय। जबकि मुद्रा राक्षस और पुराणों आदि में इसे जो है कि क्या बताया गया है? शूद्र बताया गया। क्या बताया गया? शूद्र बताया गया। जबकि यूनानी लेखक जस्टिन और स्ट्रोबो के द्वारा इसे सेंड्रोकोटस कहा गया। क्या कहा गया? सेंड्रोकोटस कहा गया। और एपियन और प्लूटार्ट के द्वारा इसे जो है कि एंड्रोकोटस कहा गया। क्या कहा गया? एंड्रोकोटस जो है कि आपको कहा गया है। और इस नाम को विलियम जोन्स के द्वारा पहचान किया गया कि यह कोई और नहीं, यह बल्कि कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम जो है कि आपको होने वाला है। ये किसने पहचान किया था? विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। साम्राज्य विस्तार के क्रम में यह जो है कि ईरान के बाद अफगानिस्तान तक अपना सीमा को बढ़ाकर ले जाते हैं और बंगाल तक जो है कि आपको ले जाते हैं। और उत्तर में कश्मीर से लेकर जो है कि आपको दक्षिण में कर्नाटक तक जो है कि आपको होती है। हम अभी सब बताए हैं कहानी, है ना? कहाँ तक? कर्नाटक तक, पूरब में बंगाल तक, पूरा जो है कि आपको चलता है। आपको कहाँ तक? अफगानिस्तान बंगाल तक चलता है। हिंदू कुश पर्वत के जो है कि आपको उस पार तक जो है कि चला जाता है ना? इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि भारत का एकीकरण का पहला शासक के रूप में जाना जाता है। बोलेगा कि भारत के एकीकरण का पहला शासक कौन है? भारत के एकीकरण का चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि आपको होता है। और इसी के समय सेलुकस निकेटर की कहानी 305 में एक युद्ध होता है सेलुकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य। और सेलुकस निकेटर, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि आपको क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हरा देता है। हराने के बाद संधि होता है जिसके तहत सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करने के लिए जो है कि आपको बात कर लेता है। और 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है कि क्या करता है? दान में देता है। साथ साथ मेगास्थनीज साथ ही मेगास्थनीज जो है कि आपको देता है। मेगास्थनीज जो है राजदूत था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और 500 हाथी भी जो है कि आपको क्या करता है? हाथी को जो है कि आपको दान देता है, अपने ससुर को दान देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य देता है। जस्टिन और प्लूटार्ट के अनुसार 6 लाख की सेना के साथ भारत को जो है कि आपको रौंद डाला था। इसने जो है कि आपको बोला, देखिए क्या बोल रहा है जस्टिन और प्लूटार्ट बोल रहा है, इतिहासकार है, ये बोल रहा है कि 6 लाख की सेना था किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और इसने 6 लाख की सेना से पूरा भारत को क्या काला? पूरा भारत को रौंद डाला, मतलब कि जहां जा रहा था अपना कब्जा कर ले रहा था। जस्टिन के अनुसार जो है कि आपको सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की जो है कि आपको भेंट का वर्णन जो है कि आपको मिलता है। मतलब जस्टिन बता रहा है, क्या बता रहा है? कि सिकंदर किससे मिला है? सिकंदर जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य से जो है कि आपको भेंट किया, इसका वर्णन जो है कि आपको करता है। और अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि आपको क्या होता है? अभी जस्ट बताया ना कि इसके जो है कि राज्य में क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ने के कारण जो है कि आपको 12 वर्षों तक ये अकाल रहता है इसके राज्य में, जिससे ये जो है कि बुरा मानकर जो है कि कहाँ चला जाता है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चला जाता है और जैन धर्म को अपना लेता है। और साथ साथ जो है कि आपको श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ये संलेखना विधि से क्या कर लेता है? संलेखना विधि से अपने मृत्यु जो है कि आपको कर लेता है। क्या कर लेता है? मृत्यु क्या कर लेता है? ये देखिए कितना 7 को किया 8 क्या था सर? संलेखना विधि का मतलब होता है कहीं जाकर भूखे प्यासे रह जाना, बैठले बैठले रह जाना, अपना प्राण को त्याग देना, है ना? 8 गो लाइन में खत्म किया है। 8 गो लाइन में यहाँ खत्म किया मात्र इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। हमने आपको पूरा कहानी बताया, ठीक ना? अब पूरा कहानी का सारांश यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है? अगला दिन जो है कि बात करें,
हाँ बिंदुसार इसी का बेटा रहेगा, उत्तराधिकारी इसी का रहेगा। जो बताए थे जो 298 में मृत्यु हो गया।